अंदर आपको पता है कि ये स्पेशल नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जो पेनिट्रेट करते हैं विद इन दी होस्ट सेल टू ऑब्टेन जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं। तो उसको होस्टोरिया यहाँ आ जाएगा और राइजोइड्स ऊपर दिया हुआ है। तो होस्टोरिया ऑलमोस्ट हम लेते हैं पैरासिटिक फंगाई के लिए, और जो सेप्रोफिटिक फंगाई है उसमें हम इसी चीज को ऑलमोस्ट जो होस्टोरिया उसको राइजोइड्स ही कह देते हैं। ऑलमोस्ट सेम इन फंक्शन होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट ही होते हैं, कि दोनों का फंक्शन ये होता है कि एक तरह से वो जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करें कि जो फंगाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। अब होस्टोरिया में हमने जो नीचे दिया प्रेडेटरी फंगस है, एक एग्जांपल उसकी दे रहा है, जिसको ऑयस्टर मशरूम, ये आया था पिछली बारी, ऑयस्टर मशरूम वाला प्लियोरोटस ऑस्ट्रियाटस। उसने ये नहीं पूछा था, लेकिन उसने ये पूछा था कि प्रेडेटरी फंगस का नाम ये इसमें से कौन सी है। ये पैरासिट नेमाटोड के ऊपर अटैक करती है और उसको जो है उसके ऊपर आपको पता है वो कंस्ट्रक्शन रिंग जो बना देती है पूरे का पूरा। इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो 3 4 5 मेथड है। कोनिडिया के थ्रू हो सकती है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन स्पोज है। कोनिडिया आपको पता है नेकेड स्पोज होते हैं। बडिंग आमतौर पे यीस्ट के अंदर आपने देखी होगी। फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी होती है जिसके अंदर आपका एक पूरा हाइफे का एक पार्ट जो है अलग हो जाता है दूसरे से और वो नया उसमें ग्रो कर जाता है। और स्पोज एंड में हमें पता है कि बेसिडियो स्पोज हो सकते हैं, एस्को स्पोज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि फंगाई के कौन सी आप क्लास की बात करें। फंगाई के अंदर हमेशा ये होता है कि आपने देखा होगा कि इनकी क्लासिफिकेशन आमतौर पे स्पोर्स के ऊपर, इनकी फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर, इनके स्पोरेंजिया के मतलब इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ऑलमोस्ट इसकी जो जितनी भी डिवीजन है फंगाई की वो हमेशा इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही होती है। स्पोर्स के ऊपर खास तौर पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। इसी के ऊपर जो है हमने देखा कि मुख्तलिफ स्पीशियों के अलग अलग नाम दिए होते हैं। किसी को हम ब्रेड मोल्ड, ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, किसी को हम पिंक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, किसी को हम मतलब इस तरह से नाम दिए हैं, ग्रीन मोल्ड है, कोई ब्लू मोल्ड है। तो असल में उनके स्पोर्स का एक करेक्टरिस्टिक कलर है या करेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है उसके ऊपर उसको हमने एक नाम दिया होता है। और डेथ कैप, डेथ एंजल जो पॉइजनस मशरूम है, ये एफएससी की किताब से लिया हुआ नाम है, एमेनिटा फेलियोर्स। उसके अलावा जैक ओ लैंटर्न, ये भी एक तरह की पॉइजनस मशरूम है, इसका साइंटिफिक नेम ओम्फालोटस ओलियरिस है। एंड में एक जो हमारे पास एक ये जिब्रालिन का एक जो मतलब स्पीशीज जिससे ऑब्टेन हो सकते हैं जिब्रालिन, वो हमारे पास जिब्रीला फुजिकोरी हुई, इससे जो है वो हमारे पास जिब्रालिन ऑब्टेन होता है। जिब्रालिन आपको पता है प्लांट हार्मोन है जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। और एंड में हमारे पास जो उसके अंदर दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन आपको सबको शायद याद होगा जिन्होंने 2020 में पेपर दिया, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस का आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल एजेंट ऑफ पोटैटो फेमिन, आयरिश पोटैटो फेमिन। उसके अंदर ये आया था, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस आया था। तो ये एफएससी के अंदर से भी लेता है, ऑब्वियसली उसने लेना होता है, और बीएससी के लेवल से भी लेता है। तो एफएससी और बीएससी लेवल ही मेरे ख्याल से जो मेजर हमारे लिए होता है ना, कि इसी को हमने फोकस करना होता है। एमएससी के अंदर ऑलमोस्ट सब लोग वही बीएससी की किताब उठा के दोबारा पढ़ के पेपर देते हैं, और तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा इससे ज्यादा डिटेल में जाता होगा। बट ऑब्वियसली जिसके पास किताब है उसको चाहिए कि वो क्लास के बाद जब भी उसको टाइम मिलता है दिन के 3 4 घंटे निकाले और अपनी किताब पे भी फोकस करें। अच्छा, अब इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमें ये पता है कि फंगाई जो है ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक है, सारे यूकैरियोटिक है। उसके अंदर ये है कि इनके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते कि वो, क्योंकि ये हेटरोट्रॉप्स हैं या एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स जिसको आप कहते हैं। इनके अंदर एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं एक ऑर्गेनल है जिसको हम लोमोसोम कहते हैं। लोमोसोम आमतौर पे ये होता है कि ये उसकी जो एक सेल वॉल है और उसकी सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक थोड़ी सी इंटरसेलुलर स्पेस सी बन जाती है। इसका फंक्शन ये होता है कि जब ये किसी सबस्ट्रेट के ऊपर जाके अपने आप को, मतलब कि जब ये सबस्ट्रेट पे पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है तो उसको एक तरह से ना अपनी जो सेल होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की थोड़ी सी ज्यादा एक सरफेस एरिया मिल जाता है। तो इस तरह से इसका लोमोसोम्स का ये फंक्शन होता है कि उसका इंक्रीज करे सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन के लिए उसको रिक्वायर्ड है। तो उसके अलावा ये ग्रो कहाँ पे करते हैं, स्लाइटली पीएच जो इनकी एसिडिक होती है 6 के करीब होती है, रेंज जो है वो 5 से 6.5 की रेंज में है, स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट में होंगे। अब थोड़ा सा आगे ग्रोथ में एक और है रिप्रोडक्शन के। फंगाई जो है वो रिप्रोड्यूस तो करती हैं। इसके अंदर जो दो टाइप्स मेजर इसकी बनाते हैं कि हम इसको मेजर दो उसमें कन्वर्ट करते हैं, एक को होलोकार्पिक फंगाई कहते हैं और एक को यूकार्पिक। होलोकार्पिक वो है जिसके अंदर, जैसे आपने होलो एंजाइम में पढ़ा है कि वो कंप्लीट सेट होता है, उसके अंदर को एंजाइम भी, को फैक्टर भी होता है और प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो होलो एंजाइम, तो होलोकार्पिक वो फंगाई है जिसके अंदर कंप्लीटली जो थैलस होता है, जो पूरा थैलस होता है फंगाई का, वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व होता है अपनी रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाने में। मतलब हर एक थैलस के हर एक पार्ट से जो रिप्रोडक्टिव बॉडी बन सकती है। ऐसी इसके एग्जांपल में सिनकैट्रियम दिया हुआ है, सिनकैट्रियम एंडोबायोटिकम। और दूसरा जो हमारे पे यूकार्पिक है उसमें यह है कि स्पेसिफिक जो हाइफे हैं वो
मतलब कि इस फंक्शन के लिए जो है वो पर्टिकुलरली जो है स्पेसिफाइड होते हैं कि इसके अलावा किसी और पार्ट से जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक साइट्स हैं, इस तरह की फंगाई जो है वो यूकार्पिक में आती हैं, और जो हर एक थैलस से हर एक सॉरी हाइफे से जो बना सकती हैं अपने लिए एक रिप्रोडक्टिव बॉडी, वो सारी होलोकार्पिक में आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद अक्सर इनके अंदर क्योंकि स्पोरेंजिया इनके जो है बहुत सारे होते हैं, जो इनके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव में भी आते हैं, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें इनके तो जो स्पोरेंजिया होता है वो हमेशा एक स्टॉक के ऊपर जो है वो बना हुआ होता है, उस स्टॉक को कुछ भी कह सकते हैं। तो उस स्टॉक जो है वो थोड़ी सी जो स्पोरेंजिया के अंदर भी जो है वो पेनिट्रेट करती है। तो वो जो थोड़ा सा हिस्सा जो स्टॉक का उस पेनिट्रेशन करता है उस विद इन द स्पोरेंजिया, उसको वो कहता है कोलोमेला। मतलब ये दिया हुआ है, अगर इसको जूम करते हैं ना आप इसी पिक्चर को, तो इस पिक्चर के अंदर वो जो बिल्कुल डार्क ब्राउन सा इमेज दी हुई है विद इन द स्पोरेंजिया, वो कोलोमेला है। उसके अलावा जो हमारे पास एक और इसका रिप्रोडक्टिव मेथड है, ये कोलोमेला दिया हुआ है। इसके अलावा एक और जो है इसके अंदर मतलब रिप्रोडक्टिव मेथड होता है, वो उसके अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन होती है। कोनिडिया आपको मैं बता चुका हूँ, वो नेकेड स्पोर्स होते हैं। उसके अलावा ये चेन्स के अंदर ऑलमोस्ट लगते हैं। वो फिर चेन्स का आपको पता है कि वो दो तरह की चेन्स हो सकती हैं, एक तो बेसिपेटल सक्सेशन में आ सकती है और एक्रोपेटल सक्सेशन में आ सकती है। तो बेसिपेटल का आपको वो पता है कि जो बेस के ऊपर यंगेस्ट होते हैं, ओल्डेस्ट जो है टॉप पे होते हैं। एक्रोपेटल में बेस पे जो है ओल्डेस्ट होते हैं, टॉप पे यंगेस्ट होते हैं। तो इस तरह से इनकी फॉर्मेशन हो सकती है, जिस पे ये लगते हैं वो जो बॉटल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने अगर देखा होगा वीडियोस में, तो वो बॉलिंग करने के लिए जब हम मतलब बॉलिंग जो गेम है जिसके अंदर आगे बोतलें पड़ी होती हैं, उसको बॉल से गिराना होता है, बिल्कुल उसी तरह से छोट इस तरह से ये स्ट्रक्चर होते हैं। इनके ऊपर ये जो है कोनिडिया या स्पोरेंजिया या इनके स्पोर्स लगे हुए होते हैं। तो इनको हम फाइलाइट कहते हैं, या इसको हम स्टेरिग्मा भी कह सकते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर्स ही हैं, फाइलाइट और स्टेरिग्मा। इनके ऊपर जो है वो सारे कोनिडिया और स्पोरस लगते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कुछ फंगाई के अंदर ऐसा होता है कि जो पूरा का पूरा उनका एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो पूरा उनका हाइफे या पूरा थैलस है या जो भी उनका एक सेलुलर एक स्ट्रक्चर है पड़ा, वो पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाता है विद इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऐसे को हम या एक्सपोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह की फंगाई को कह रहा है कि उसको हम कहते हैं थैलोस्पोर्स। इसके अंदर एग्जाम्पल वो दे रहा है, एज एग्जाम्पल बर्ड फॉर्मेशन इन यीस्ट है। जिसका जिस जिस हम पूरे स्पोर को जब वो यीस्ट एक पूरा स्पोर की फॉर्म ले लेता है, उसको हम ब्लास्टोस्पोर कहते हैं। और एंड में हमारे पास ड्यूटेरोमाइसीट्स की जो है एक रिप्रोडक्टिव मेथड है, जो कि आमतौर पे किसी और उसमें नहीं मिलता, ना स्कोमाइसीट्स में ना बेसिडियोमाइसीट्स में। उसको हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। अब पैरासेक्सुअलिटी में ये होता है कि जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम के कुछ मतलब के मॉलिक्यूल्स के मतलब क्रोमोसोम सॉरी मॉलिक्यूल के क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट जो है वो एक्सचेंज कर लिए जाते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ये है कि पूरे का पूरा जिस तरह से जेनेटिक मटेरियल होता है कि हाफ हैप्लॉइड इधर से आया, हाफ हैप्लॉइड दूसरे से, उस तरह से नहीं करते। बस क्रोमोसोम के कुछ पार्ट जो है एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसके अंदर मियोसिस भी नहीं होती है, जाइगोट भी नहीं बनता। जाइगोट बनने के बाद मियोसिस जो होती है आमतौर पर वो इसमें नहीं है, मिसिंग है। सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सॉरी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम है कुछ हद तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नीचे आगे है तीसरी स्लाइड में फंगल क्लासिफिकेशन है। इसको फंगल क्लासिफिकेशन को जो मैंने क्लासिफाई किया, इसको किया आमतौर पे इस तरह से कि ये आपको सिर्फ वो बात इसमें बताइए जो कि एमसीक्यूज का पार्ट बन सकती है। कोशिश ये की है कि वो वाली सारी बातें निकाली जाएं जो एमसीक्यू का पार्ट बन सकती हैं, और उनको रहने दिया जाए जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बनती है। तो अगर आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि जब, क्योंकि ये चीजें तो है सिर्फ आपके लिए ना, एक एक हिंट्स हैं, एक पॉइंट्स हैं, आपको उस चीज मेन मतलब पेपर में आ जाएंगे इसी तरह से लिखे हो सकता है। लेकिन जब आप ऑब्वियसली इंटरव्यू में बैठे होते हैं, आपको अपने जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उनको एलेबोरेट करना होता है। अगर आप वहाँ एलेबोरेट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसका आपको फिर थोड़ा मसला बन जाता है। तो इसको जो है मतलब आप जब यहाँ से पढ़ लें तो अपने लिए जो है कुछ इसकी किताब खोल के जो ऑब्वियसली इसको डिटेल एक देख लिया करें कि आप ये क्लासिफिकेशन किस तरह से है। तो हमारे पास वैसे तो दो क्लासिफिकेशन करते हैं हम, जो मेजर करते हैं। एक मिक्सोमाइकोटा में करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव फंगाई है, और एक यूमाइकोटा में कहते हैं जो कहते हैं ट्रू फंगाई है, या थोड़ी सी ये न्यू फंगाई की टाइप में आ जाता है। अब मिक्सोमाइसीट जो है वो मिक्सोमाइकोटा की एक टाइप है जिसके अंदर हम स्लाइम मोल्ड्स और प्लाज्मोडियम स्लाइम्स आते हैं। ये एफएससी की किताब से लिया हुआ टॉपिक है। इसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स को जो उसकी फीडिंग स्टेज है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और प्लाज्मोडियम हम उसको ऐसी चीज को कहते हैं जो आमतौर पे जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट में मतलब कि मैस ऑफ साइटोप्लाज्म है, तो ये फीड करते हैं ऑन बैक्टीरियाज एंड फंगाई। साहब ओ सॉरी जी जी जाकिम साहब।
ये आवाज का थोड़ा ये भी ठीक। जी आवाज का थोड़ा इशू आ रहा था, लेकिन अब ठीक है। अब तो मैं बोला ही नहीं उसे। अच्छा खैर, फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम आपको पता है कि सॉरी मल्टीन्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म है। इट फीड्स ऑन बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह, इसके ऊपर चीजों पे फीड करता है वो। इसके अंदर हमने 3-4 टाइप्स दी हुई हैं। प्रोटोप्लाज्मोडियम है, एफेनोप्लाज्मोडियम है, फ्नेरोप्लाज्मोडियम है। इसको ये इतने डिटेल में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये पेपर में मुझे पता है इसका नहीं आने वाला। और इसके अंदर जो है एक स्लाइम मोल्ड की एक एग्जांपल डाल दी है, पॉलीफाइसेरम पॉलीसिफेलम है। ये एफएससी की बुक में आपने दिया हुआ है कि इट इज यूज्ड टू स्टडी मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज डीएनए सिंथेसिस, माइटोसिस एंड मॉर्फोजेनेसिस। तो ये क्योंकि इसकी मेडिकल सॉरी इसके मतलब कि एक तरह से बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि डिफरेंट रिसर्च प्रोडक्ट मतलब कि रिसर्च है उसके अंदर जो हम उनको यूज करते हैं एज ए मॉडल। इसका नाम अक्सर पूछ लेते हैं कि कौन सा जो है फंगाई है जिसको हम एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो उसके अंदर फाइसेरम पॉलीसिफेलम का आता है और मिक्सोमाइसीटीज का है, जो कि जिसकी एक फीडिंग स्टेज प्लाज्मोडियम है। अब आमतौर पे प्लाज्मोडियम जो है वो उसका फंक्शन ये होता है कि वो कुछ हद तक तो बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल स्टेज में रहती है, लेकिन ये है कि उसके कुछ एक स्टेज बाद वो जो है उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकल आते हैं या उसका जो भी एक स्ट्रक्चर बनना होता है जिससे रिप्रोडक्शन होनी है वो हो जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, यही जो प्लाज्मोडियम है ये अपने ऊपर थिक वॉल सिक्रीट कर लेता है। थिक वॉल सिक्रीट करके अपने आप को एक तरह की डोरमेंट स्टेज में ले जाता है और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्क्लेरोसिया कहते हैं। कि मतलब अंदर वही मल्टीन्यूक्लिएट मैस है, साइटोप्लाज्म है सारा, उसके ऊपर थिक वॉल लेकिन सिक्रीट हुई हुई है और वो कुछ देर के लिए जो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने की कोशिश कर रहा है। उसको हम स्क्लेरोसिया कहते हैं। ये मिक्सोमाइसीटीज में था हमारे पास। इसके बाद यूमाइकोटा आ जाता है, जो हमारे पास मेजर इसकी जो है सारी आगे से हमारी क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगी। अब यूमाइकोटा के अंदर वो कहता है कि इसके वो जो प्लाज्मोडियल स्टेज थी, वो जो क्या कहते हैं जो नॉन फीडिंग सॉरी फीडिंग स्टेज थी, वो जो सारी इसके अंदर एब्सेंट है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं होती, प्लाज्मोडियम कभी नहीं बनता, कोई मल्टीन्यूक्लिएट मैस नहीं होता। और इसके अंदर जो है अब पहली जो टाइप हम जो पहली क्लास कर रहे हैं उसके अंदर पहली मेस्टिगोमाइसीटीज है। अब मेस्टिगोमाइसीटीज के अंदर ये होता है कि इट दे प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड सेल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। तो आमतौर पे ये है कि बस ये कोई इतनी क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं है क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसी जो हैं स्पीशीज हैं कि जो भी फंगाई की हैं कि उसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स बहुत सारे में मगर हमने इस वजह से क्लासिफाई किया है क्योंकि इसकी जो इसके मतलब की स्पीशीज हैं जो इसके एग्जांपल्स हैं उनके अंदर बड़े स्पेसिफिक टाइप के जो हैं वो फ्लैजिला हैं। और उनके बड़े फ्लैज मतलब स्पेसिफिक टाइप की एक तो ये है कि आप जैसे नीचे क्लास दी हुई है कि काइटिडियोमाइसीटीज है। इसके अंदर पहला तो एक एग्जांपल इसकी सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम है and it contains species that has posteriorly uniflagellate zoospores। तो अब जिसकी जिसकी बैक साइड पे एक ये फ्लैजिला होगा वो सारे के सारे मेस्टिगोमाइसीटीज के क्राइटिडियोमाइसीटीज में आएंगे। अब सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम जो इसमें कॉज करती है ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। तो अब पिछली बारी भी डिजीज मेरे ख्याल से एक आई थी, लेकिन एक क्वेश्चन तो मुझे याद है, चलो वो आगे आएगा। सिनकाइटियम एंडोबायोटिकम का वो पूछ सकता है कि कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो जो है वो ये कॉज करते हैं। और ये भी हो सकता है पूछ ले आपको ये जो काइटिडोमाइसीटीज हैं इसके अंदर कितने फ्लैजिला होते हैं। तो एक फ्लैजिला है जो पोस्टीरियर साइड पे बैक साइड पे। आगे हाइपोकाइटिडियोमाइसीटीज हैं, इनका एंटीरियरली यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर है। इसका बजाय पोस्टीरियर एंड के इसका एंटीरियर एंड के ऊपर जो है एक फ्लैजिला है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से काइटिडियोमाइसीटीज में। और एंड में हमारे पास इसकी तीसरी क्लास है ओमाइसीट्स, जिसको हम वाटर मोल्ड भी कहते हैं। और ओमाइसीट आपको पता है ये एफएससी के अंदर भी दिया हुआ है, जो है वो फ्लैजिला होते हैं। ओमाइसीट्स में मेरी लगता है क्लास में एक सेकंड आपको आवाज शायद कट रही है मेरी। नहीं अब सही आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर। ये आपके साथ कोई कुल्फी वाला बेच रहा है, कुल्फी। अच्छा चलें उसका ओमाइसीट्स पे थे हम। ओमाइसीट्स का मैं आपको बताया था कि इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं।
उसके अंदर एक तो जिसको हम टिंसर टाइप कह देते हैं और एक विप्लैश टाइप कह देते हैं। तो ये नहीं पूछेगा वैसे टिंसर टाइप किस तरह का होता है, विप्लैश टाइप किस तरह का होता है। विप्लैश पे होता है कि आमतौर पर थोड़े हेयर लाइक सॉरी उसके हेयर मिसिंग होते हैं, टिंसर पे थोड़े हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह का वो फ्लैजिला होता है। और ओमाइसीड्स की एक और खास बात है कि इसके अंदर काइटन नहीं होता इनकी सेल वॉल में, इनके अंदर सेलुलोज ही होता है। उसके एग्जांपल में यहाँ पे एक तो पाइथियम डिबरियनम कह रहे हैं, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, ये डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कॉज करता है। अल्बिगो कैंडिडा ये व्हाइट रस्ट कॉज करता है। उसके अलावा फाइटोप्थोरा इन्फ्लोरेसेंस, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, ये भी शायद पिछली बारी आया है, बल्कि तो मैं पिछले बता के गया हूँ। ये फाइटोप्थोरा इन्फ्लोरेसेंस ने जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज की थी, जो एरिश पोटैटो फाइमाइन का कॉज बना था। तो ये सारे के सारे जो हैं पेरानोसोपोरेल से बिलोंग करते हैं, जिनका ऑर्डर बनते हैं ओमाइसीड्स के अंदर बनता है ये सारा ऑर्डर। अच्छा, अब इसके अंदर फाइटोप्थोरा इन्फ्लोरेसेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हमने एफएससी के अंदर भी आता है, इसके अंदर बड़ी दूसरी जो हमारे पास दूसरी किताब इंडियन ऑथर की ये भी लिखता है। अब फाइटोप्थोरा इन्फ्लोरेसेंस का वो कह रहे हैं कि जैसे ही इसका ज़ोस्पोर जब जर्मिनेट होता है, वो व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ, इट डेवलप्स अ स्मॉल स्वेलिंग कॉल्ड एप्रिसोरियम। कि जब ये इसका जो डेवलपमेंट होती है और वो जो एक इसका हाइफे निकल के जो रीच करते हैं उसको एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ के, तो उसके स्टोमेटा के करीब जाके जो है ये अपने एक स्वेलिंग सी बना लेते हैं, एक तरह का एक जिसको कह सकते हैं कि मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पेनिट्रेट कर सकता है उसके सेल्स को, जो कि होस्ट के सेल हैं। उस स्ट्रक्चर को जो है उस स्वेलिंग को कह रहे हैं एपिसोरियम कहते हैं। ये हेल्प करता है उसकी पेनिट्रेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास अक्सर इससे मिलता हुआ एक और सवाल भी है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो ये कॉज करता है, एक और सवाल आता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है। ये अल्टरनारिया सोलानाई कॉज करता है। ये वैसे एस्कोमाइसिटीज का नहीं है, ये वैसे डिस्क उसका ड्यूटेरोमाइसिटीज का है। इसको ड्यूटेरो में होना चाहिए था, चले अब तो यहाँ लिख दी है, इसको आप वैसे अपने पास चेंज कर लीजिएगा, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का है अल्टरनारिया। और एंडोबायोटिक इसके अंदर हमारे पास वैसे ह्यूमाटोमाइकोटा के अंदर जो है वो एक दो क्लासिफिकेशन और भी है इस तरह की। एंडोबायोटिक फंगाई किस तरह की होती है और एपीबायोटिक फंगाई किस तरह की होती है। एंडोबायोटिक वो होती है कि जो कि हमेशा विद इन द होल सेल सर्वाइव करती है, उसी होल सेल के अंदर ही रहती है हमेशा, अपना कंप्लीटली लाइफ साइकिल जो उनका उसी के अंदर होता है। उसके अंदर एग्जांपल सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की है। और एपीबायोटिकम वो है जो कि जिसका रिप्रोडक्टिव फेज हमेशा सरफेस से बाहर होगा, होस्ट की सरफेस से बाहर रिप्रोडक्टिव उसके स्ट्रक्चर्स होंगे। लेकिन वेजिटेटिव जो उसकी होते हैं, जो माइसीलियम होगा, हाइफी होंगे, वो विद इन द होस्ट होंगे। तो इसके अंदर ये होता है कि इसका माइसीलियम वैसे ही विद इन द होस्ट होगा, लेकिन इसके से जो वो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो बाहर होते हैं हमेशा होस्ट की सरफेस से। आगे हमारे पास दूसरी क्लास है जाइगोमाइसिटीज की। अब जैसे मेस्टिगोमाइसिटीज की एक हमारे पास स्पेसिफिक वो था कि उसके अंदर फ्लैजिला होते हैं हमारे पास। तो जाइगोमाइसिटीज की जो खास बात ये है कि उसके पास कोई भी मोटाइल सेल नहीं होता, उसका कोई ज़ोस्पोर नहीं होता उसके अंदर। इसके अंदर जो इनका जो परफेक्ट स्टेट स्पोर है, वैसे परफेक्ट स्टेट स्पोर का मतलब ये होता है कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स होते हैं, जो कि एंथ्रीडियम या उनके जो भी आर्चिगोनियम या जिस तरह का भी उनका जो स्ट्रक्चर होता है एंथ्रीडियल या आर्चिगोनियल, उसके अंदर काफी सारे नाम होते हैं, पोलीगोनियम होता है कोई, इस तरह से करके जो उन्होंने नाम दिए होते हैं फंगाई के अपने। तो एक मेल पार्ट से और फीमेल पार्ट से जो ऑब्वियसली उनकी कॉम्बिनेशन से जो एक हमारे पास स्पोर बनता है उसको हम परफेक्ट स्टेट स्पोर कहते हैं। इसके अंदर जो है जाइगोस्पोर था, उसके अंदर पीछे वाले के अंदर मेस्टिगोमाइसिटीज के अंदर ओस्पोर था। जाइगोस्पोर है वो जाइगोट्रोपिज्म से बनता है, वही वो पूरा प्रोसेस है जिसमें मेल पार्ट जो अपना डीएनए या अपना न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है और उधर से फीमेल अपना, तो उससे हमारे पास जाइगोस्पोर बनते हैं। थिक वॉल्ड होता है, इसके ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं होता। इसके दो ऑर्डर्स हैं, एक म्यूकोरेल्स है और एक एंटोमॉफ्थोरेल्स है। अब म्यूकोरेल्स वो सारे हैं जिसके अंदर म्यूकर वगैरह आ जाता है। म्यूकर को मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से कि ये सबसे पहले जब भी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर सबसे पहले जो है हमारे पास म्यूकर ही हमेशा जाके अपना जो है वो डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसी वजह से जो हम इसको कहते हैं कि ये सिंपल फंगाई है, या ये इसको हम शुगर फंगाई कहते हैं, क्योंकि उस टाइम जब भी कोई चीज डिके कर रही होती है तो उसके जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो फिर भी अवेलेबल होता है, तो इसके ऊपर जो उसको डिकम्पोज कर सकती है। तो म्यूकोरेल्स को है आमतौर पर शुगर फंगाई कह देते हैं कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को एफिशिएंटली जो है उनको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा ये वैसे बीच में मैंने लफ्ज डाल दिया था मीरोस्पोरेंजिया, वो ऐसा स्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर कोलोमेला नहीं होता। ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया था कि जो स्पोरेंजिया के अंदर थोड़ा सा ब्राउन पार्ट दिया होता। अगला हमारे पास जाइगोमाइसिटीज के अंदर राइजोपस है। राइजोपस का नाम आपने अक्सर सुना, ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसको हम कह देते हैं, या खाली ब्रेड मोल्ड कह देते होते हैं। तो
इसके जो है इसके अंदर स्टोलन होता है। स्टोलन एक वो पार्ट है जो कि मतलब सबस्ट्रेटेंट के ऊपर जो है अपने आप को फैलाने में हेल्प करता है। तो आमतौर पे आपने वैसे भी देखा होगा, ब्रेड आप जब भी उठाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो ग्रीन ग्रीन जो ये बना हुआ होता है, वो काफी हद तक फैल भी चुका होता है। तो वो जो पूरा वो पार्ट होता है वो सारा उसका हाइफे या माइसीलियम होता है, और उसको वो जो ये सारा राइजोपस नहीं वो उसके ऊपर अटैक किया हुआ होता है ब्रेड के ऊपर आमतौर पर। उसके अलावा जाइगोस्पोर की दो वॉल्स होती हैं। ब्लैक होता है, थिक वॉल्ड होते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया। ब्लैक वो जो है मेलानिन डेपोजिशन की वजह से हो जाता है। इनमें भी उसी तरह से हमारी तरह जिस तरह मेलानिन हमारे पास हार्मोन है उनके पास भी होता है। उसके अलावा इनकी जो है आउटर वॉल जो जाइगोस्पोर की उसको एक्साइन कहते हैं और इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं। और म्यूकर को जो है हम आमतौर पे पिन मोल्ड भी कह देते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास राइजोपस जो है, सॉरी, ये हमारे पास कॉर्टिसोन की मैन्युफैक्चर में भी हेल्पफुल है। कॉर्टिसोन यहाँ मैंने डाल दिया पहले कि एंटी एलर्जिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, मतलब कि एक तरह का ड्रग ही है जिसको आप उस टाइम ले सकते हैं जब आप एलर्जिक या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए आपकी बॉडी पे। तो वो फंगाई से ऑब्टेन होती है और वो राइजोपस से ऑब्टेन होती है। इसके अंदर आप लोग जो देखेंगे कि म्यूकर का कॉमन नेम हो गया, ठीक है। परफेक्ट स्टेट स्पोर हो गई कि इसकी कौन सी जाइगोस्पोर होती है। उसके अलावा शुगर फंगाई किनको कहते हैं, म्यूकरेज को कह देते हैं। और कॉर्टिसोन किससे अवेलेबल, हमें किससे मिलता है। इसके अंदर मेरे ख्याल से ये चीजें पूछेंगी। और अब अगला हमारे पास है एस्कोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ये हमेशा से इसके अंदर से एक दो सवाल तो उसने उठाने की कोशिश की है क्योंकि लेंथी भी है। तो पहली बात ये है कि इनके जो परफेक्ट स्टेट स्पोर्स हैं यानी सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स हैं। एस्कोस्पोर्स हमेशा एस्कस के अंदर या एसआई के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। यूजुअली 80 नंबर होते हैं। ये सवाल पिछली बार ही आया था कि एसआई के अंदर यूजुअली कितने स्पोर्स होते हैं। 8 स्पोर्स होते हैं क्योंकि ये आप सैक के अंदर होते हैं, एक तरह के मतलब कि कवरिंग के अंदर होते हैं, तो इस वजह से इनको हम सैक फंजाई भी कहते हैं। और एस्कोमाइसिटीज को और बेसिडोमाइसिटीज को जो है इकट्ठा कॉम्बिनेशन में हम हायर फंगाई कहते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, उसके अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन है, पिक्नियोस्पोर्स है, ओइडिया है, क्लेमाइडोस्पोर्स है। लेकिन ये स्पोर्स के बारे में शायद ये नहीं पूछेगा कि ये क्या किस किस चीज से थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है। इंपॉर्टेंस में पूछेगा इसके अंदर जैसे एसआई में कितने स्पोर्स होते हैं, इनको सैक फंजाई क्यों कहते हैं, हायर फंजाई किन किन को कहते हैं, ये चीजें पूछ सकता है। इंपॉर्टेंस में इसकी ऑब्वियसली यीस्ट हमारे पास सबसे पहले, एक तो पेनिसिलियम भी ऊपर दे दिया मैंने। पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन जो है ऑब्टेन करते हैं जो कि एक तरह का एंटीबैक्टीरियल हमारे पास ड्रग है। और यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन उसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो हमें पता है कि उसके अंदर हम यूज भी करते हैं इंडस्ट्री के अंदर इसको फर्मेंटेशन के तौर पे। और हमारे पास तीसरा जो है वो एस्परजिलस है। एस्परजिलोसिस कॉज करता है। एक तरह से ये लंग का जो है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। और फिर एंड में मॉरल्स एंड ट्रफल्स हैं, वो भी एस्कोमाइसिटीज में आते हैं, ये सारे एडिबल हैं। अब एस्परजिलस का जो है हम आमतौर पे वीड ऑफ लेबोरेटरी भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये आमतौर पे बहुत ज्यादा जो है, मतलब इसकी एबिलिटी है कि कहीं पे भी जाके जल्दी से उग सकती है। तो ये वीड मतलब लेबोरेटरी के अंदर भी, फूड स्टफ्स के ऊपर भी, इस तरह से कहीं पे भी इसके उगने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसको आमतौर पे वीड ऑफ लेबोरेटरी कह देते हैं। तो वैसे ही कुछ किताबों के अंदर हमारे पास एक और स्पीशी को भी जो है वीड ऑफ लेबोरेटरी कहा हुआ है, उन्होंने शायद म्यूकर को कहा हुआ है। तो लेकिन नेट के ऊपर इसका आंसर जो है हमेशा आपको एस्परजिलस ही मिलेगा और इसको आप एस्परजिलस ही लगाइएगा। एफ्लाटॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ये, फिक्टिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ये सब कुछ हम इनसे ऑब्टेन कर लें, ठीक है। तो इसमें से आप वीड ऑफ लेबोरेटरी कौन है, पेनिसिलियम हमें किससे ऑब्टेन हुआ, इनको हम सैक फंजाई क्यों कहते हैं, कितने स्पोर्स होते हैं, हायर फंजाई कौन सी हैं, तो ये चीजें इसमें से आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा अगला जो हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास है फ्रूटिंग बॉडीज इन एस्कोमाइसिटीज। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला फीचर और किसी फंगाई में नहीं है, सिर्फ एस्कोमाइसिटीज के अंदर है। इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज हैं। इसकी जिसको हम एस्कोकार्प्स कह देते होते हैं, जिसको हम आमतौर पे कि फ्रूटिंग बॉडीज को हम एस्कोकार्प कहते हैं। तो पहली यहाँ पे हमारे पास जो मैंने दी है क्लिस्टोथीशियम है। इसकी कवरिंग, इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती, पूरा कवर्ड होता है। और ये पिछली बार आपको याद हो कि ये पिछली बार सवाल आया था कि एस्परजिलस था या पेनिसिलियम था। इन दोनों में से उसने एक चीज कोई पूछी थी, उसने पूछा था कि इसके अंदर किस टाइप की जो है वो जो फ्रूटिंग बॉडी है किस टाइप की होती है, क्या वो क्लिस्टोथीशियम है, एपोथीशियम है, पेरिथीशियम है या सूडोथीशियम है। उस टाइम आंसर क्लिस्टोथीशियम ही था। तो
ये इसकी वजह से आप इसको एक दफा देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या होता है। क्लिस्टोथिशियम में कोई भी ओपनिंग नहीं होती, पूरी टोटली ये क्लोज्ड होते हैं। ग्लोबूज है, मतलब कि इसका मतलब कि एक तरह से राउंड या गोल टाइप की ये फ्लोटिंग बॉडी है विद नो स्पेशल ओपनिंग। ये जो है इसका जो ऊपर कवरिंग होती है, जब ये खुलेगी तभी जाके जो वो उसके जो स्पोर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद पेरिथीशियम है। पेरिथीशियम यहाँ पे दिखाई हुई है, मैंने आपको दूसरी पिक्चर में दी है। फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी ओपनिंग विद एन ऑस्ट्यूल और पोर एंड इट्स एसाई या यूनिट्यूनिकेट। अब एक इसकी ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्ट्यूल वो कह रहे हैं या पोर कह रहे हैं, ठीक है। उस एक ओपनिंग के थ्रू जो है वो सब सारे स्पोर्स हैं बाहर जाते हैं। तो इस तरह की जो भी फ्रूटिंग बॉडी होगी जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होगी ऊपर की तरफ, उसको हम कहते हैं पेरिथीशियम। और इसके जो जो अगर इसके लिए ये भी लाजमी है कि इसके जो बाहर वाली कवरिंग है, जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है सेल्स की, वो यूनिटोनिकेट होनी चाहिए, मतलब उसकी एक लेयर होनी चाहिए। दो लेयर वाली जब वो आएगा तो वो सूडोथीशियम में चला जाता है। तो इसमें अंदर ये फर्क याद कर लीजिएगा, पेरिथीशियम और सूडोथीशियम। वैसे उस पर आते हैं आगे। एपोथीशियम है। एपोथीशियम जो है वो सॉसर शेप और कप शेप फ्रूटिंग बॉडी है। मतलब इसके अंदर जैसे आपको तीसरी तीसरी जो पिक्चर उसमें नजर आ रहा है कि एक तरह से ये इस तरह से बना हुआ जैसे कोई कप हो, जैसे कोई प्याला सा हो, ठीक है। और इसके अंदर ये जो नजर आ रही है थोड़े ब्लैक ब्लैक ज्यादा हैं, ये सारे वो हैं जो इसके एस्को कार्ब्स हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं। तो इसकी जो है पूरी की पूरी ओपन होती है इसकी, क्योंकि कभी क्लोज हो ही नहीं सकते, एक तरह से ओपन इसकी सरफेस होती है ऊपर से। और एंड में हमारे पास जो है सूडोथीशियम है। अब सूडोथीशियम ऐसी फ्रूटिंग बॉडी है जो कि दिखने में तो पैराथीशियम है, उसका वही इसी तरह से एक ऑस्ट्यूल है, सारा कुछ वैसी है, पैराफाइसिस पेरिफाइसिस सब कुछ उसके पास अवेलेबल है। लेकिन उसकी बजाय इसके कि वो यूनिटोनिकेट हो, मतलब उसकी लेयर जो है सेल्स की जो बाहरली साइड्स उसको कवर करते हैं, वो एक होने जाए वो डबल होती है। तो बायोट्यूनिकेट एसाई विद पैराथीशियम आर नोन एज सूडोथीशियम, ठीक है। कि मतलब कि वो डबल लेयर होगी उसकी जो बाहर आउटर कवरिंग है, बाकी जो है वो वैसी का वैसी होगा जैसे कि आमतौर पे उसके अंदर पैराथीशियम में होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास तीन चार और चीजें भी आती हैं इसके अंदर, इसके एस्कोकार्प से रिलेटेड है, जो कि स्टीराइल थ्रेड्स होते हैं इसके। एक तो जिसको हम पैराफाइसिस कहते हैं, ये डेवलप एट द बेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। अब इसके अंदर वो पिक्चर मैंने लगाई नहीं, लेकिन ये है कि इसको आप ऐसे देख लीजिएगा। ये आमतौर पे होता है ये कि ये बिल्कुल बेस से, जहाँ पे हाइफे जो वेजिटेटिव हाइफे होते हैं, बिल्कुल उसके करीब से निकल के बिल्कुल उसको कवर कर रहे होते हैं चारों साइड से। जो उस चारों साइड से नहीं कहते, तीन साइड से कहते हैं, ऊपर से खुले ही रहते हैं। तो तीन साइड से कवर कर रहे होते हैं। इस तरह के जो पैराफाइसिस होते हैं ये बेस से निकलते हैं। और अब पेरीफाइसिस है प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ माउथ ओपनिंग ऑफ पेरिथीशियम, कि ये सिर्फ पेरिथीशियम में मिलेगा, ये सूडोथीशियम में मिलेगा आपको। उसका ये होता है कि ये बल्कि पेरिथीशियम में मिलेगा। पेरिथीशियम में ये होता है कि जो इंटरनल साइड पे आपको नजर आए ब्लैक ब्लैक के साथ थोड़े थोड़े आपको वो भी नजर आ रहे होंगे जो लाइट ब्लैक है, मतलब कि इतने ज्यादा डार्क ब्लैक नहीं है। तो वो सारे पेरिथीशियम है, ये उसके करीब उसके इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास पेरिथीशियम है। आगे हमारे पास पेरिफाइसोइड्स हैं along the inner side of fruiting body except near ostiole। जो जो हमारे पास पेरिफाइसिस थे वो माउथ ओपनिंग के करीब आए हुए थे, मतलब कि जहाँ पे हमारे पास ये निकल के स्पोर्स ने बाहर जाना है, वहां पे जो हमारे पास हेयर्स थे, ये जो स्टीराइल हेयर्स थे जिनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, वो सारे के सारे ओपनिंग के करीब थे बिल्कुल। उनको हम कहते हैं पेरिफाइसिस। और पेरिफाइसोइड्स वो हैं कि जो माउथ ओपनिंग को छोड़ के बाकी नीचे जितने भी हैं वो सारे पेरिफाइसोइड्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास एपिकल पेरिफाइसिस हैं, पैराफाइसिस हैं एट द टॉप ऑफ पेरिथीशियल सेंट्रम, के बिल्कुल उसके जो मतलब कि जो बिल्कुल टॉप है उसकी फ्रूटिंग बॉडी का, उसके ऊपर जाके ये प्रेजेंट होंगे। और फिर सूडो पैराफाइसिस है कि ऐसे जो है, मतलब कि जिस तरह के ऊपर हमारे पास पेरिथीशियम या पेरिफाइसिस गुजरे थे उसी तरह के, लेकिन सूडो पेरिथीशियम की जो बॉडी है या सूडोथीशियम जो हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी है उसके जो हेयर्स हैं उसको हम सूडो पैराफाइसिस कहते हैं। तो इसके अंदर आमतौर पे वो ये पूछ सकता है कि आपसे ना कि क्लिस्टोथीशियम जो है ये किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी है, कि ऐसी बॉडी फ्रूटिंग बॉडी जिसकी ओपनिंग नहीं है। या यूं पूछ सकता है आपसे कि एपोथीशियम जो है वो किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी है, कि पूछ लेगा सॉसर शेप या कप शेप फ्रूटिंग बॉडी कौन सी होती है। पेरी सूडोथीशियम में पूछ लेगा कि पेरिथीशियम विद बायोट्यूनिकेट एसआई इज नोन एज। और हेयर्स में से जो अगर पूछ सकता है तो पेरिफाइसिस, पैराफाइसिस और सूडो पैराफाइसिस। बाकी जो पेरिफाइसोइड्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वैसे भी लिख दिया अब इसको। लेकिन ये है कि अगर आप, क्योंकि आप करीब है, आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो आप एक नजर दोहराने से इसका जो है आपका याद आसानी से हो सकता है। उसके बाद हमारे पास अगली स्लाइड में है इनकी क्लास है, मतलब कि एस्कोमाइकोटा की क्लास है हेमी एस्कोमाइसिटीज। अब हेमी एस्कोमाइसिटीज वो हैं
जिनके अंदर माइसीलियम जो है प्रेजेंट नहीं होता। इनकी जो है सेल्स मतलब कि सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से यीस्ट वगैरह है हमारे पास, और ये माइसीलियम इज फुली डेवलप्ड या कंप्लीटली एब्सेंट। मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर यीस्ट लाइक। एस्कोकार्प भी इनकी टोटली एब्सेंट होती है क्योंकि यीस्ट में जो है वो हमेशा बर्डिंग होती है, आपको पता है। इसके अंदर एग्जांपल वही है सैक्रोमाइसिस की है, जो कि यीस्ट का ही नाम है। उनका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 8 होते हैं उनके क्रोमोसोम जब डिप्लॉयड होते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास, आपको पता है कि ये फर्मेंटेशन करते हैं। तो फर्मेंटेशन उसके अंदर ये यूज करते हैं एंजाइम्स को, जो कलेक्टिवली जिनको हम कहते हैं जाइमेजेस कहते हैं। लेकिन वो ये है कि उनको फिर दो इसके अंदर और एंजाइम भी होते हैं, इन्वर्टेजेस भी होते हैं, उसके अलावा हमारे पास मल्टेजेस भी होते हैं। तो ये कन्वर्ट क्या करते हैं, स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और हमें पता है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं जितने भी यीस्ट वगैरह हैं। उसके अलावा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास जो है वो, इसकी मैंने एक वैसी वो दे दी है कि इंपॉर्टेंस के अंदर आ गया था, ये नाम दो हैं, एरिमोथीसियम है और एशबिया है। ये दो स्पीशीज हैं जो कि हमारे पास विटामिन B2 की प्रोडक्शन के लिए जो है मतलब उनको हम यूज करते हैं। उसके अलावा एक और क्लास है ये एस्कोमाइकोटा की है, प्लेक्टोमाइसिटीज है। इसके अंदर ये होता है कि जो एसआई हैं वो दे आर इरेगुलरली अरेंज्ड विद एन एस्कोकार्प। आमतौर पर ये होता है कि जो एसआई होते हैं वो लाजमी है कि वो बिल्कुल जैसे कि मतलब कि सारे जो हैं वो एक साथ मतलब सिमेट्री के अंदर हो पड़े, कि साथ साथ खड़े हो या एक साथ। इसका ये होता है कि कोई जो है वो छोटे साइज में है, कोई जो है वो ऊपर नीचे खड़ा हुआ है, इस तरह से मतलब कि इसकी जो एसआई है वो उनकी अरेंजमेंट जो है वो इतनी सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये जो इनकी स्पेसिफिक करेक्टर है इसको प्लेक्टोमाइसिटीज को, ये है कि इसकी जो एसआई है उनके अरेंजमेंट जो है इरेगुलर है। और यूजली स्पोर्स इसके 8 ही होते हैं। टिपिकल फ्रूटिंग बॉडी इनकी क्लैस्टोथीशियम है। एग्जांपल्स में एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, कॉमनली कॉल्ड ग्रीन मोल्ड और ब्लू मोल्ड। पेनिसिलियम को हम ग्रीन मोल्ड और ब्लू मोल्ड भी कहते हैं, वो उनके स्पोर्स की वजह से कहते हैं। तो उसकी ये है कि पिछली बारी जैसे आपके पास याद है, पिछली बारी एस्परजिलस और पेनिसिलियम में से मेरे ख्याल से कोई एक पूछा हुआ था और उसका आंसर क्लिस्टोथीशियम था। तो आप इसकी फ्रूटिंग बॉडी देख लीजिएगा कि किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी है एस्परजिलस की और पेनिसिलियम की, वैसे क्लिस्टोथीशियम ही है। और इसके अलावा जो है पेलेक्टोमाइसिटीज का जो है स्पेसिफिक करेक्टर क्या है, वो इरेगुलरली अरेंज्ड उसके एसआई हैं, जिसको हम आमतौर पे जो है एस्कोकार्पिक एस्कोमाइसिटीज भी कहते थे, मतलब इसी प्लेक्टोमाइसिटीज को, क्योंकि वो उसके अपने ही जो है एसआई जो है वो इस तरह से अरेंज है कि वो अलग से लगता है कि ये सारे अलग अलग जो है एस्कोकार्प्स हैं। उसके अलावा कोनिडिया है, इनके अंदर कोनिडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर हमें पता है, वो आगे पूरा स्ट्रक्चर मैंने दिया है। तो कोनिडिया जो है वो, उसके अंदर ये एक लफ्ज आया था इस्थमस का। आमतौर पे इस्थमस ज्योग्राफी के अंदर लफ्ज यूज होता है, जिसके अंदर वो एक मतलब कि दो साइडों पे समंदर होता है और दरमियान में एक लैंड का एरिया होता है जो दो लैंड्स को कनेक्ट कनेक्ट कर रहा होता है। दो लैंड को कनेक्ट करने वाले को, दरमियान वाले लैंड को हम कहते हैं इस्थमस। उसके दोनों साइड पे पानी होता है। इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से जो फंगाई है उसके अंदर जो कोनिडिया है, उसके पहले दो कोनिडिया जो आपस में लिंक्ड होते हैं इस्थमस के, तो एक कनेक्शन है कि उसका साइटोप्लाज्म पहले का साइटोप्लाज्म दूसरे के साइटोप्लाज्म से लिंक्ड होता है, उसको हम कहते हैं इस्थमस है। अब पेनिसिलियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका मैंने नाम थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लिख दिया है। पेनिसिलियम, हमें पता है कि ये पेनिसिलिन का जो है एक तरह से हमारे लिए मतलब कि स्पीशी है जिससे हमें पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो उसकी जो है मतलब पेनिसिलियम, वैसे तो इसको अगर आप एफएससी की बुक में जाएं तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर दिया हुआ होगा। तो एफएससी की बुक में थोड़ा सा एक ये गलती सी हल्की सी दी हुई है, लेकिन एक सही भी दिया हुआ है, क्योंकि पेनिसिलिन के अंदर भी कुछ ऐसी स्पीशीज है जिसके अंदर अभी भी हमारे पास सेक्सुअल फेस जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, उसके अंदर एसेक्सुअल फेसेस ही हैं। तो पेनिसिलियम वैसे यहाँ पे जो हमारे पास इंडियन ऑथर्स की बुक है उसको एस्कोमाइसिटीज में कंसिडर करते हैं, और इसको एस्कोमाइसिटीज में ही कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर कोनिडिया है। अब कोनिडिया इनके स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। वो इस तरह से लगता है जैसे कि ना ये जैसे पेंट ब्रश होता है, ये बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे ब्रश हैं, उस तरह से ये दिखते हैं। इसी वजह से पेनिसिलियम जो है वो नाम दिया गया, क्योंकि पेनिसिलियम लैटिन में इसका मीनिंग है स्मॉल ब्रश। अच्छा, बाकी जो मैंने आपको पीछे ऊपर नाम दिया था कि इसको ग्रीन मोल्ड भी कह सकते हैं, ब्लू मोल्ड भी कह सकते हैं, उसकी वजह ही नीचे मैंने दे दी है। किसका क्वेश्चन है? आई थिंक मिस्टेकनली किसी का माइक ऑन रह गया, मैं म्यूट कर देता हूँ। कंटिन्यू करें सर आप।
सर कंटिन्यू करें आप। जी अफजल साहब। शायद उनकी तरफ से कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होगा। जी अफजल साहब। सर वैसे एक बात है बाबा जी साहब, आपने म्यूट करने की कोशिश तो किया लेकिन आपने मेरा माइक भी म्यूट कर दिया था, तो मुझे अब पता चला कि मेरा माइक म्यूट है। अच्छा तो सर, मैं वो किसी मेंबर का रह गया था तो मैंने म्यूट ऑल पे क्लिक किया तो ओके। तो फिर आप मुझसे पूछ भी रहे हैं कि अच्छा खैर, चलें अ, सर कंटिन्यू करें। उसके अंदर मैं आपको बताया था पेनिसिलियम की जो अरेंजमेंट है वो एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर की टाइप की होती है। ठीक है, ये मैंने बात की कि उसके जो कोनिडिया होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि जैसे वो मतलब कि छोटे छोटे ब्रशेस बने हुए हों, जैसे पेंट ब्रश होता है। तो लैटिन में जो है पेनिसिलियम का मतलब ही स्मॉल ब्रश है। और इसके जो कोनिडिया होते हैं उनका डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, येलो कलर भी हो सकते हैं। इन इसी कोनिडिया के कलर्स की वजह से हम या तो इन्हें ग्रीन मोल्ड कहते हैं या ब्लू मोल्ड कहते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम का जो उसका अलग नाम है तो उसको हम ग्रीन मोल्ड या ब्लू मोल्ड उसके कोनिडिया की वजह से कहते हैं। पेनिसिलियम बाकी ये है कि आपको पता है ये सोर्स ऑफ पेनिसिलिन है जो कि एंटीबायोटिक है। और आगे हमारे पास ये मैंने उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करने की कोशिश की थी कोनिडिया किस तरह से दिखते हैं। तो ये सामने दिख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे ब्रशेज हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ कोनिडियम दिए हुए हैं जिसके थ्रू वो अटैच होते हैं कोनिडियम नीचे बाकी ब्रांचेस से, उसको हम फाइलाइट कहते हैं। फाइलाइट जो है वो खुद मेटूले से लगी हुई होती हैं, मेटूले जो है वो फिर कोनिडियम फोर से अटैच होते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने उसको पूरे के नीचे दे भी दिया कि ब्रांचेस ऑफ कोनिडिया फोर आर कॉल्ड रेमाए। मतलब कि जो कोनिडिया फोर जो पूरे जिसके ऊपर कोनिडिया लगने हैं उसको हम पहले तो रेमाए कहते हैं। ठीक है, जैसे ये अगली आप दूसरी पिक्चर में देखें जो ब्लू वाली है, उसके अंदर एक रामस दिया हुआ है, द सिंगल ब्रांचेस कॉल्ड रामस। उस रामस के ऊपर फिर स्टिग्मा या स्टेरिग्मा या फिर वो जिसको हम फाइलाइट कहते हैं वो लगे होते हैं। उन फाइलाइट के ऊपर जो है फिर हमारे पास कोनिडिया लगे होते हैं और इस पूरी ब्रांच को जो हम कोनिडिया फोर कह देते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि रामस होते हैं, उसके ऊपर स्टेरिग्मा होते हैं, उसके ऊपर जो है फिर हमारे पास सॉरी स्टेरिग्मा से पहले फाइलाइट या उस एक ही बात है, रामस मेटुला फाइलाइट या स्टेरिग्मा और फिर कोनिडिया। तो ये सारे जो है इस तरह से कोनिडिया फोर्स बने हुए होते हैं ब्रश लाइक अरेंजमेंट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो है अगली क्लास है पायरेनोमाइसिटीज की। तो पायरेनोमाइसिटीज जो है ये एस्कोमाइकोटा की क्लास है। इसकी जो है अरिसीफेर स्फेरियल्स जो है इनकी दो अलग से जो ऑर्डर्स हैं। उसके अंदर जो है इनकी जो मोस्टली जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी है वो हमारे पास है पेरिथीशियम। अब पेरिथीशियम हमने आगे पीछे पढ़ लिया था कि जो है इसकी एक ही ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ करके, तो उस तरह की इसकी ओपनिंग है। और यूनिटोनिकेट होते हैं, मतलब एक ही सेल की लेयर होती है जो इनको कवर कर रही होती है। उसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं उसमें एरिसीफी जो है इंपॉर्टेंट है हमारे पास और फाइलेक्टिनिया इंपॉर्टेंट है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो एरिसीफी और फाइलेक्टिनिया ये दोनों की दोनों क्लिस्टोथीशियम काइंड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी पे है। ठीक है, मतलब ये जो है पेरिथीशियम नहीं है, ये क्लिस्टोथीशियम है। और ऑस्टियूल, वही जो बात मैंने कर दी थी कि पेरिथीशियम में एक ऑस्टियूल होता है जो कि उसको ओपनिंग के थ्रू जिसके थ्रू स्पोर्स ने बाहर जाना होता है, और वो हाइफे उसके ऊपर होते हैं उस ओपनिंग के ऊपर जिसको हम पेरिफाइसिस कहते हैं। उसके अलावा एरिसीफेल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इस वजह से कि जो ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करते हैं जो इसके मेंबर्स हैं। और उसके अगर आपने पाउडरी मिल्ड्यू से बचना है तो एक तो आसान तरीका ये है, अगर मतलब इनिशियल स्टेज पे है अभी वो ये डिजीज जो है, तो ये कि अगर आप उस पर पानी को स्प्रिंकल करें तो वो उसके जो, क्योंकि पाउडरी अपीयरेंस होती है ये इतने डीप में पेनिट्रेट शुरू शुरू में नहीं करते, तो आप शुरू में ही पानी अगर इस पर छिड़काव करें तो वो सारे के सारे इनके स्पोर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक तो तरीका ये है। लेकिन अगर वो उसका इन्फेक्शन स्फेयर है अपने मतलब कि होस्ट के अंदर अच्छी खासी उसने उसको पेनिट्रेट कर लिया है, तो फिर वो पाउडरी मिल्ड्यू को आपको सल्फर बेस्ड फंगिसाइड जो है यूज करने पड़ते हैं उसको खत्म करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास अगली जो एग्जांपल है वो फाइलेक्टीनिया की है, फाइलेक्टीनिया डेल्बर्जिया, जो हमें कॉज करती है जो मतलब कि शीशम के जो प्लांट है जो डेल्बर्जिया सीसू है उसको जो है ये इन्फेक्ट करती है, उसका पाउडरी मिल्ड्यू उसके ऊपर कॉज करती है। क्लिस्टोथीशियल इसकी फ्रूटिंग बॉडी हो, मैंने पहले भी ऊपर बता दिया था। इसकी क्लिस्टोथीशियल फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर साइड पे अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि
इसको हेल्प करते हैं फ्लाइट के अंदर, या वेन्स वेन्स कहते हैं, जिस तरह से आमतौर पे आपने देखा होगा ये जो विंड मिल्स होती हैं जिनमें ये बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं, तो वो जो वेन्स होते हैं उनको हम पंखे के ब्लेड्स को कहते होते हैं। तो वो ब्लेड्स को जो वेन्स कहते हैं, मतलब ये हेल्प करते हैं एक तरह से उसको ट्रेवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। उसके अलावा एक और इनमें पायरोपायरिनोमाइसिटीज के अंदर न्यूरोस्पोरा भी आता है, जिसको हम पिंक और रेड ब्लड मोल्ड कहते होते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। तो इनको सिर्फ यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि आमतौर पे वो ये पूछ लेता होता है कि पिंक ब्रेड मोल्ड कौन है या रेड ब्रेड मोल्ड कौन है, तो उसके अंदर आपको पता होगी न्यूरोस्पोरा जो है वो है पिंक ब्रेड मोल्ड। और ये भी जो साथ मैंने लिखा है कि फ्रूटिंग बॉडी इसकी किस टाइप की है, वो इस वजह से क्योंकि पिछली बारी पेपर में ये चीज आई है। अगर पिछली बारी आई है तो इस बारी भी आ सकती है, और हो सकता है कोई स्पीशी चेंज करके वो पूछ ले। तो एरिसिफिया फेरेटिनिया क्लिस्टोथीशियम है। उसके अलावा इनके अंदर जो है पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं, जो एरिस्टीफेल्स के मेंबर है। फाइलेक्टिनिया डिल्बर्जिया की एग्जांपल दी है मैंने कि पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करती है डिल्बर्जिया सिसुस के ऊपर, जो कि शीशम प्लांट है। आगे हमारे पास इसकी जो हमारे पास क्लास है, जो आखिरी क्लास इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कोमाइसिटीज की है। अब डिस्कोमाइसिटीज का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी वो एपोथीशियम होती है। एपोथीशियम आपको पीछे पढ़ के आ रहे हैं, वो कप शेप फ्रूटिंग बॉडी है जो जो ओपन होती है, टोटली ओपन होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो हम इनको आमतौर पे कप फंगाई भी कहते हैं, ये जितने भी डिस्को मतलब कि डिस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, इसको हम कप फंगाई भी कह देते हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडी की वजह से। इसके अंदर जो है हमारे पास जो कॉमन स्पीशीज हैं वो ट्यूबरेल्स हैं, जिनको हम आमतौर पर ट्रफल्स भी कह देते हैं। और मॉर्चेला एस्कुलेंटा है, जो कि हमारे पास एडिबल फंगस है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी भी एपोथीशियम है। उसके अलावा मॉर्चेला की स्पीशीज को हम इनका दूसरा नाम भी देते हैं, आमतौर पे हम इनको मोरस कह देते हैं, या स्पॉन्जेस कह देते हैं, या स्पॉन्ज मशरूम कह देते हैं, या गुची कह देते हैं। तो इसकी वजह ये हम इनको इस तरह से स्पॉन्ज मशरूम इस तरह से कहते हैं क्योंकि इनका जो हाइमेनियम है, हाइमेनियम होते हैं जो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब जिसके अंदर स्पोर्स सारे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कलेक्टिवली हाइमेनियम कह देते हैं, तो मतलब उस कवरिंग को। तो इनका जो हाइमेनियम है उसके अंदर क्योंकि रिजिज होती हैं, काफी डिप्रेशन होते हैं, मतलब दराड़ें से हैं, और जिस तरह से जैसे मैंने तस्वीर में नीचे दिखाया हुआ है जो मशरूम है, वो इस तरह से दिख रहा है जैसे ये स्पॉन्जेस होती हैं। तो देखने में वो स्पॉन्जेस की तरह से होता है, इस वजह से हम इनको स्पॉन्ज मशरूम भी कह देते हैं, या मॉरल्स या गुची कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, मॉर्चेला एस्कुलेंटा को। और वैसी जो है इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। एक तो स्टाइप होता है, जो कि ये वाला, ये जिसको स्टॉक कहते हैं, जिसको आमतौर पे जिसके ऊपर ये सारी फ्रूटिंग बॉडी जिसपे पाइलस लगता है, और जो व्हाइट नीचे दिया हुआ है वो स्टाइप है। पाइलस जो है उसका हेड है, और पाइलस के अंदर ही जो है वो सारे के सारे उसके वो हाइमेनियम प्रेजेंट होता है, सारे रिप्रोडक्टिव जो भी उसके पार्ट्स हैं। और बाकी जो है हमारे पास नीचे मैंने दिया हुआ ट्यूबर स्पीशी की है कि ट्यूबर स्पीशी ऑफ ट्यूबर इज फॉर्म सूडोपेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, द सेंट्रल पार्ट ऑफ विच इज कॉल्ड ग्लीबा, विच इज फर्टाइल पार्ट। अच्छा, आमतौर पे ये होता है कि जो ट्यूबर स्पीशीज होते हैं, जैसे ये दिखाया हुआ है, जैसे रॉक की एक शक्ल दी हुई है, ठीक है, ये अपने ऊपर इस तरह से ना बड़ी कम्पैक्ट सी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको सूडोपेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स कहते हैं आमतौर पे। मतलब कि ये दिखने में ऐसे होते हैं जैसे पेरेन्काइमस सेल्स हो प्लांट्स के, लेकिन ये होते असल में सूडो पेरेन्काइमेट है, मतलब कि होते क्योंकि फंगाई के सेल हैं तो हाइफे होते हैं, दिखने में बेशक प्लांट की तरह दिखते हैं। और कॉर्टेक्स जो है वो कोई भी कवरिंग होती है, तो एक तरह की कवर्ड सेल्स का एक एग्रीगेशन है, हाइफे का एग्रीगेशन है। और इसके अंदर जो है सारा जो है मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम ग्लीबा कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो ग्लीबा इसका एक पूछ सकता है कि ग्लीबा किस में होता है, या ग्लीबा क्या कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है ट्यूबर्स के अंदर। ऊपर से आपसे मॉर्चेला से पूछ सकता है उसको स्पॉन्ज मशरूम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जो उसकी हाइमेनियम है उसके अंदर काफी रिजीज होते हैं, डिप्रेशन हो सकती है। और कप फंगाई किस क्लास वाले को कहते हैं वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है कि कप फंगाई किस क्लास को कहते हैं, या किस मतलब कि जो एस्कोमाइसीटीज की जो एस्कोमाइकोटा है उसकी, सॉरी, उसकी कौन सी क्लास है। तो बाकी नहीं पूछेगा इसमें से कुछ मेरे ख्याल से, वो नहीं पूछेगा। आगे हमारे पास अगली क्लास है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइकोटा जो हमारे पास अगली क्लास है, या सॉरी अगला जो इसकी डिवीजन है उसकी फंगाई की, इसके अंदर जो है हमारे पास परफेक्ट स्टेट स्पोर जो है, जो कि हमारे पास सेक्सुअल स्पोर है, वो बेसिडियोस्पोर है। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियम। अब एसआई में आपने देखा, एसिडियम में आपने देखा होगा कि सॉरी एसआई में जो एस्कोस्पोर्स हैं उसमें हमेशा एक कवरिंग होती है जो कि उनके एस्कोस्पोर्स को जो प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो बेसिडियोस्पोर्स हैं या बेसिडियम जो होते हैं, वो हमेशा मतलब कि नेकेड स्पोर्स की कह सकते हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी की आउटसाइड जो है प्रोड्यूस होते हैं, कि इनके ऊपर कवरिंग नहीं होती।
तो उसके अलावा जो है एक मैंने यहाँ पे बस ये अलग से खुद लिख दिया था इसका, मतलब लगा कि कुछ हो सकता है कि बेसिडियोमाइसीट्स ऐसी जो कि मॉसिस के साथ मतलब अटैचमेंट रखती हैं या मॉसिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं या उनके साथ ग्रो करती हैं, उसको हम ब्राइकोल कह देते हैं। तो ब्रायो जो है वहां से निकला है मॉसिस से, और कोल जो है फंगाई से लिया है इसने, तो ब्रायो मॉसिस वाला हो जाता है और कोल यहाँ से आ जाता है। तो इस तरह की फंगाई, इस तरह की बेसिडोमाइसिटीज जो प्रेजेंट है मॉसिस के साथ, उसको हम ब्राइकोल कह देते हैं। उसके अलावा इनकी जो एक खास करेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर डॉलीपोर सेप्टा प्रेजेंट होता है, कि ये इस तरह का सेप्टम है। सेप्टम आपको पता है कि एक तरह की मतलब लेयर हो सकती है कि जो दो सेल्स को आपस में डिवाइड करती है। तो इस तरह का डॉलीपोर सेप्टा इस तरह का होता है जिसके अंदर एक छोटा सा एक सुराख होता है, सेप्टल पोर होता है, और उसकी दोनों साइडें जो है जिस तरह से हमारे पास प्लांट्स के अंदर हमारे पास होता है वो जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं, उसके दोनों साइड पे गार्ड सेल्स होते हैं, वो कवर कर होते हैं। तो जो डॉलीपोसेप्टा उसकी भी जो पोर है, सेप्टल पोर है, उसकी दोनों साइड जो वो स्वोलन होती हैं। इस तरह का कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो उसको हम डॉलीपोसेप्टा कहते हैं, और ये खास इसका बेसिडियोमाइकोटा का स्ट्रक्चर है। उसके अलावा इनके अंदर क्लैम्प कनेक्शन भी होता है। बेसिडियोमाइकोटा के अंदर क्लैम्प कनेक्शन में ये है कि जब इनकी डिवीजन होनी होती है, जब ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सॉरी डायक्रोटिक हाइफे जो है वो बनने होते हैं, तब जो है वो एक ऊपर से जो है इनका माइसीलियम का एक सेल जो है ऊपर माइग्रेट करता है, वो दूसरे से जाके नीचे कनेक्ट हो जाता है। उसको वैसे तस्वीर में देखें तो फिर ही समझ आ सकते हैं, लेकिन ये है कि अब क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो बस यूं याद कर लें कि हुक लाइक आउटग्रोथ दैट डेवलप फ्रॉम डायक्रोटिक हाइफे एंड फॉर्म ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम। जब सेकेंडरी माइसीलियम ने बनना होता है, इसके वैसे तीन तरह के माइसीलियम आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी माइसीलियम आएंगे बासिडोमाइकोटा में। जब सेकेंडरी माइसीलियम बन रहा होता है तब क्लैम्प कनेक्शन जो डेवलप होते हैं, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर सा। उसके अलावा प्राइमरी माइसीलियम क्या होता है? ये प्राइमरी माइसीलियम वो ऐसा सारे माइसीलियम बेसिडोमाइकोटा के जो यूनिन्यूक्लिएट सेल्स हैं, जिसके जो न्यूक्लियस है वो मतलब कि उसके सेल्स हैं उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, या उसको हम होमोकैरियन कह सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा बेसिडोस्पोर जब भी जर्मिनेट होंगे वो सारे यूनिन्यूक्लिएट सेल्स बनाएंगे। उसके अलावा जो है दूसरी बात ये है कि बेसिडिया कभी भी प्राइमरी माइसीलियम से डेवलप नहीं होते। मतलब ये कि बेसिडिया बनाते हैं प्राइमरी माइसीलियम, लेकिन उससे कभी बनते नहीं है। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी माइसीलियम है। सेकेंडरी माइसीलियम में ये है कि जो सेल्स हैं वो उसके अंदर बायोन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब जिसको हम डायक्रोटिक कह सकते हैं। या आमतौर पे ये अक्सर पूछ लेते हैं कि डायक्रोटिक माइसीलियम क्या होता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली दो न्यूक्लियस होंगे, वो डायक्रोटिक होगा। तो इस तरह जी अमजद साहब। जी अमजद साहब। सीडिया जब जो हमारे पास है ये बायोन्यूक्लिएट सेल से ही बनते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम से ही बनते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे हमारे पास ये है कि बेसिडिया जो है आमतौर पे चार ही नंबर होते हैं, मतलब फोर ही नंबर है। जैसे हमारे पास एस आई है यूजली फोर ही एट ही नंबर है, सॉरी। इस तरह से जो बेसिडिया है वो यूजली फोर ही नंबर होते हैं। उसके अलावा जो आपको पीछे भी यहाँ पे देखा था, इस पिछली स्लाइड पे है ना, अगर आप जहाँ पे हमारे पास वो है कोनिडिया फोर्स हैं सारे के सारे, कोनिडिया का जहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से बेसिडियो स्पोर्स भी इसी तरह से लगते हैं जिस तरह से कोनिडिया लगते हैं। इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास स्टेरिग्मा होता है जिसको हम फाइलाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है हमारे पास बेसिडियो स्पोर्स लगते हैं, और ये जो एक एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है बेसिडियो स्पोर का स्टेरिग्मा के साथ, उसको हम हाइलम कहते हैं। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे बेसिडियो स्पोर स्टेरिग्मा के साथ अटैच्ड है उसको हम हाइलम कहते हैं। और बाकी आगे बेसिडियो स्पोर्स की मैंने वैसी वॉल्स दे दी हैं, लेकिन ये याद करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है कि उसकी 5 वॉल्स होती हैं। हाँ, ये याद कर लें कि उनकी वॉल्स कितनी होती हैं। बेसिडियो स्पोर्स की 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक्टो जो है आउटर मोस्ट होती है, एंडो इनर मोस्ट होती है, बाकी एक्सो, एपी, पेरिसोरियम, ये सारी उसकी वॉल्स हैं। और आमतौर पे बेसिडियो स्पोर्स जो हैं वो एक तरह से ना, मतलब इनके अंदर से एक लिक्विड सा निकलता है। वो लिक्विड जो है उसको स्पोर को जो है वो एक तरह से जेट प्रोपल्शन जिस तरह से होती है उसके अंदर, टार्क सॉरी जेलीफिश के अंदर,
बिल्कुल इसी तरह से यही जो हमारे पास ऑयल सा निकलता है, ये जो लिक्विड सा निकलता है, ये भी बेसिडियोस्पोर को डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। उस ऑयल को, उस ड्रॉप को जो है वो हम बुलर ड्रॉप कहते हैं, क्योंकि बुलर एक साइंटिस्ट है, उसने इसको डिस्कवर किया था। और उसके अलावा एक बुलर फिनोमेनन भी है कि जिसके अंदर मोनोक्रियोटिक माइसीलियम जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है डाइक्रियोटिक माइसीलियम में, बाय डाइक्रियोटिक माइसीलियम। मतलब कि एक डाइक्रियोटिक माइसीलियम जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई हैं और वो अटैच करता है अपने साथ एक मोनोक्रियोटिक माइसीलियम जिसका एक सिंगल न्यूक्लियाई होता है, और उसके भी जो न्यूक्लियाई है उसको डबल कर देता है। तो इस तरह के जो फिनोमेनन है उसको बुलर फिनोमेनन कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ मोनोक्रियोटिक माइसीलियम इनटू डाइक्रियोटिक माइसीलियम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है अगली क्लास है इसी की, टीलोमाइसिटीज है। टीलोमाइसिटीज के अंदर जो है सारे जो है हमारे पास रस्ट वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर यूरिडिनेल्स जो है, इसकी एक ऑर्डर है, उसके अंदर जो है जितनी भी फंगाई है उसको हम रस्ट फंगाई कहते हैं। ये सारी की सारी ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। अब रस्ट के अंदर जो है हमारे पास फिर दो तीन इसकी क्लासेस हैं। एक तो हमारे पास माइक्रोसाइक्लिक रस्ट है। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट वो होती है जिसके अंदर टू काइंड ऑफ स्पोर्स हैं। एक तो हम टेलिटोस्पोर्स कहते हैं, एक को हम डेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास है मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक के अंदर 5 स्पोर्स होते हैं। एक टेलिटो होता है, एक बेसिडियोस्पोर होता है, एक पिक्नियोस्पोर होता है, एक स्पर्मेशियोस्पोर होता है, एक एशियोस्पोर, सॉरी पिक्नियो और स्पर्मेशियो एक ही स्पोर है। एशियोस्पोर अलग है, और फिर यूरिडियोस्पोर या यूरिडीनियोस्पोर जिसको हम कह देते हैं आमतौर पर। तो जिसके अंदर 5 काइंड ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट हैं, जो कि सारे स्पोर्स हैं, उसको हम मैक्रोसाइक्लिक कहते हैं। जिसके अंदर 2 स्पोर्स हैं वो माइक्रोसाइक्लिक है। और ऐसी ऐसी जो हमारे पास फंगाई या ऐसी रस्ट जो है जिसके अंदर यूरिडियोस्पोर्स एब्सेंट होते हैं, उसको हम डेमीसाइक्लिक कहते हैं। मतलब इसके अंदर 4 स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, सिर्फ यूरिडियोस्पोर्स एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा रस्ट की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक ऐसी रस्ट है जो कि ऑटोइशियस है, जो कि कंप्लीट इट लाइफ साइकिल ऑन ओनली वन होस्ट। ठीक है, सिर्फ एक ही होस्ट के ऊपर जो अपना पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और दूसरा हमारे पास हेटेरोइशियस है, जो कि 2 होस्ट को यूज करता है। अब आपने पढ़ा होगा जो पुक्सिनिया ग्रेमिनस है, जो पुक्सिनिया ग्रेमिस्टेटिस है, उसके 2 होस्ट हैं। एक तो वीट है उसका, और एक वो बेरबरी है। तो इस तरह का जो हेटेरोइशियस वो स्पीशी हो गया जो पुक्सिनिया ग्रेमिनस है। और ऑटोइशियस की वैसे एग्जांपल मैंने लिखी नहीं, अभी मेरे जहन में भी नहीं है। चलो इसको देखते हैं। और रस्ट के जो परफेक्ट स्टेट स्पोर हैं, या जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल उसके फ्यूजन से बनते हैं या 2 गैमेट्स की फ्यूजन से बनते हैं, वो हमारे पास टेल्यूटोस्पोर्स हैं। आमतौर पे हम इनको टीलियोस्पोर्स भी लिख दिया करते हैं, जिससे इसका नाम दिया आता है टीलियोमाइसिटीज। तो टेलिटोस्पोर्स इनके जो है परफेक्ट स्टेट स्पोर हैं। उसके अलावा पुक्सिनिया ग्रामिनेस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, हमें पता है उसकी वजह क्या है। पुक्सिनिया ग्रामिनेस इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि वो कॉज करती है रस्ट की डिजीज इन वीट प्लांट। और दूसरा उसका जो होस्ट है उसको हम बेरबेरी कहते हैं, या वो जो दूसरा उसका पूरा नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हेटेरोइशियस स्पीशी है। हेटेरोइशियस का मैंने आपको बता दिया कि 2 होस्ट, जैसे कि एक वीट और एक बेरबेरी। दूसरा मैक्रोसाइक्लिक है, इसका मतलब कि 5 के 5 स्पोर सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद ये कि जो इसके 3 स्पोर्स हैं, पहले यूरिडीनियो, टीलियो और बेसिडियो, ये सारे के सारे वीट के ऊपर होंगे। और पिकनी और एशियो जो है ये बेरबेरिस के ऊपर होंगे। और उसके बाद जो है इनकी, क्योंकि ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर हमने एक बात करनी थी कि ये इनके ऊपर ये स्पेसिफिक एबिलिटी है। वैसे तो सारे फंगाई के पास स्पेसिफिक एबिलिटी है कि इनका होस्ट स्पेसिफिक होता है, उस होस्ट के अलावा किसी और को इन्फेक्ट नहीं करते ये। क्योंकि आमतौर पे होता ही है कि जो एक होस्ट का प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर जो उसके मतलब कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है, या जिस तरह का भी उसका प्रोटोप्लाज्म है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन होती है स्पेसिफिक। तो फंगाई इसी तरह से जिस तरह से वायरस स्पेसिफिक होते हैं, फंगाई भी स्पेसिफिक होते हैं होस्ट के लिए, कि वो जिसके पास वो उस तरह का प्रोटोप्लाज्म है जिसको वो यूज कर सकते हैं अपने फूड के लिए, वो उसी को अटैक करते हैं। और इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के पूरे जो ये एक तरह का ये क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह का मतलब कि मेथड है, या एक उनकी टेक्निक है अपने आप को सर्वाइव करने की। इसको हम बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन कहते हैं, कि वो एक होस्ट को या एक स्पेसिफिक होस्ट को ही अटैक करते हैं, उसके अलावा किसी और को अटैक नहीं कर सकते। तो एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू अटैक a specific whole is called biological specialization। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात ये है कि टीलियोस्पोर कैन नॉट इन्फेक्ट व्हीट प्लांट आफ्टर कैरियोगेमी। जैसे हमने ऊपर बात की कि यूरिडिनोस्पोर होते हैं, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर होते हैं, ये व्हीट के ऊपर होते हैं। लेकिन ये कि व्हीट के ऊपर जैसे ही वो टीलियोस्पोर बनता है, उसके जो है कैरियोगामी जो है उसके होने के बाद जो है वो मतलब टीलियोस्पोर व्हीट को इन्फेक्ट नहीं कर सकते।
आगे नीचे पूरा इसका मैंने लाइफ साइकिल दिया। लाइफ साइकिल ऑब्वियसली कभी भी आपसे पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा ये है कि इसको इंटरव्यू में भी पूछा नहीं जा सकता क्योंकि इतना बड़ा लेंथी ये लाइफ साइकिल है। इसको किस तरह से वो आपसे, हाँ ये हो सकता है कि वो आपसे ये पूछना शुरू कर दें कि किस तरह से स्टार्ट होता है लाइफ साइकिल, कहाँ से होता है। यूरेडिनो स्पोर से स्टार्ट होता है। ये उसको जो है, जो हमारे पास मतलब कि हमारे पास जो स्पीशी है वैसे इसको ट्रिटिकम होना चाहिए था यहाँ पे, वो उसको अटैक करते हैं। तो उसके बाद जो है ये फिर मतलब टीलोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। टीलोस्पोर में कैरियोगेमी होती है, फिर हमें पता है कैरियोगेमी जब टीलोस्पोर में हो जाए तो वीट को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो वीट को इन्फेक्ट जब वो नहीं कर सकते तो उसके बाद जो है वो बेसिडोस्पोर में कन्वर्ट होकर वहां से चले जाते हैं दूसरे होस्ट के पास। अच्छा, यह वैसे में से तस्वीर गलत लग गई है। इसने दो स्पीशीज अलग नाम दे दी, एविना स्पीशी दे दी और रेमनस दे दी। लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट प्रोसेस यही होता है कि बेसिडोस्पोर हैं वो वीट को इन्फेक्ट नहीं करते, वो फिर दूसरे उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं। उसके बाद वो दूसरे होस्ट को मतलब कि उसको इन्फेक्ट करते हैं जो बेरबेरी है। बेरबेरी में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एशियोस्पोर में, एशियोस्पोर एंड में कन्वर्ट हो जाते हैं दोबारा यूरिडिनोस्पोर में, और इस साइकिल ऐसे कंप्लीट चलता रहता है। फिर वो दो होस्ट के ऊपर जो है अपना सेल प्रोड्यूस मतलब कि सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं कि यूरिडिनोस्पोर जो है वो डाइकैरियोटिक होते हैं। जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो कुछ देर बाद जो है कैरियोगामी के बाद जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन चले वो इतनी डिटेल नहीं आएगी इस पेपर में, इतनी डिटेल की हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें जो सिर्फ चीजें चाहिए वो ये चाहिए कि यूरिडिनोस्पोर से स्टार्ट होते हैं, यूरिडिनोस्पोर पे ही एंड होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली जो क्लास है वो हमारे पास यूस्टिलेजिनस यूस्टिलेजिनेस की है, कि जिसको हम यूस्टिलेजिना, या उसके अंदर जो हमारे पास यूस्टिलेगो स्पीशीज हैं वो आती हैं सारी, जो स्मस्ट स्मट फंगाई हैं। अब रस्ट जो है हमें पता था कि एफएससी के अंदर आपने पढ़ा होगा, रस्ट हम उनके क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दे गिव रेड कलर ऑफ या रेड काइंड ऑफ कलर टू द सबस्ट्रेट या जो भी होस्ट हमारे पास होता है उसकी सरफेस को एक तरह से रेड कलर देते हैं जो उनके स्पोर्स का होता है। और ये एक बात मैं करना भूल गया, जो रेड कलर आता है स्पोर्स का, वो जो रेस्ट का कलर है वो यूरिडिनो स्पोर्स की वजह से आता है। तो अगर आपसे उस पेपर में पूछ ले कि रेड कलर किस वजह से आता है, वो यूरिडिनो स्पोर्स की वजह से होता है। अब स्मट फंगाई जो हमारे पास है, स्मट फंगाई में ये होता है कि आमतौर पे हमारे पास जो स्पोर्स बनते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है टीलियोस्पोर और एक होता है बेसिडियोस्पोर। तो उसके अंदर हमारे पास मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे बस दे दिए हैं क्योंकि अब ये टॉपिक इसके अंदर कुछ ज्यादा पूछने वाला है नहीं। स्मार्ट फंगाई का आपको पता है वो वीट को इन्फेक्ट करता है, किस तरह से करता है कि वो उसके ओवरीज में जाके जो है पेनिट्रेट करके वहाँ पे वो डोर्मेंट हो जाता है। फिर अगले साल जब आप उसको लगाते हैं फिर वो बेसिडियो की स्पोर्स की फॉर्म में ग्रो करता है और फिर टीलियो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस तरह से टीलियो अगली बार फिर वो ट्रेवल करते हैं। तो पूरा एक साइकिल है, लेकिन ऑब्वियसली वो कभी आपके पेपर में लॉन्ग कोई पूछ ही नहीं सकता ना, तो वो आपके पेपर में नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जब आप इस चीज को तैयार कर लें अपने पेपर को, तो आप हमेशा सब्जेक्टिव तैयारी किया करें, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो क्योंकि वो फिर बाद में आपके कंसेप्चुअल स्टडी होती है तो आपने इंटरव्यू में ऑब्वियसली उसको डिटेल करने देनी होती है। अब जो सिलेजिनेल्स है हमारे पास, स्मट फंगाई है, गिव्स बैक ब्लैक कलर बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्पोर्स, जिसको हम सूट भी कह देते हैं आमतौर पे क्योंकि वो कलर उसका एक तरह से स्मोकी होता है, ब्लैक कलर होता है। जो स्लागोटिटिसा है ये कॉजेज लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट इस वजह से कहते हैं कि इसके ऊपर कोई स्पोर्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, ये डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर होते हैं। फिर यूसिलागो हॉर्डाई है, ये कॉजेज कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, मतलब इनके ऊपर जो स्पोर्स होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। यूसिलागो न्यूडा है, ये लूज स्मट ऑफ बार्ले और वीट दोनों कॉज करता है। ठीक है, मतलब बार्ले और वीट दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है यूसिलागो न्यूडा। बाकी बेसिडियो टीलियो स्पोर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों स्पोर्स इसके अंदर होते हैं, इसके अलावा और कोई स्पोर्स नहीं होते। उसके अलावा हमारे पास अगली क्लास है हाइमेनोमाइसिटीज की, बेसिडोमाइसिटीज के अंदर ये वो वाली क्लास है जिसके अंदर हमारे पास मशरूम्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, हाइमेनो इसी में दिया हुआ है हाइमेनोमाइसिटीज का। इसके अंदर जो है बेसिडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ब्लिस्टोस्पोर्स भी कहते थे क्योंकि वो एक तरह से जिस तरह से ऊपर हमने पढ़ा था कि वो एक पूरा एक मतलब कि वो निकलता है वाटर टाइप का या ऑयल टाइप का एक सब्सटेंस निकलता है और उनको बर्स्ट करके जो है वो आगे फेंक देता है या उनके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो इसके जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो भी डिस्पर्स होते हैं इसी तरह से एक बैंक के थ्रू, एक तरह से छोटा सा कहते हैं कि वो मतलब कि जिस तरह से जोरदार हो सकते हैं जेट प्रोपल्शन टाइप, इसी वजह से इसको हम ब्लिस्टोस्पोर्स भी कह सकते हैं। अब मशरूम, ऐसी मशरूम सारी इसके अंदर मशरूम्स आती हैं। मशरूम्स जो है वो जो हमारे पास डंग पे ग्रो करती हैं, जो मतलब कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है एनिमल्स का, उसको हम कॉप्रोफाइलस मशरूम कहते हैं। जो वुड वुड पे ग्रो करती हैं उसको हम लिग्निकोलस मतलब मशरूम कहते हैं, और जो डेड लीव्स पे ग्रो करती है उसको हम फॉलिकोलस कहते हैं। तो आप देखें वैसे लिग्नन से निकला, लिग्निकोलस वुड के लिए लिग्नन हो गया, कॉर्पो जो है वो डंग के लिए निकला है जो कि वेस्ट मटेरियल से निकलता है।
और फॉलिकोलस आपको पता है, फोलियोज ऐसी चीज होती है जो हमेशा लीफ से मतलब उससे लेना देना होता है। तो फॉलिकोलस लीफ वाले हैं, डंग वाले वो अलग दिए हैं। और एंड में ऐसी फंगाई भी हैं, ऐसे मशरूम्स भी हैं जो दूसरी फंगाई के ऊपर, दूसरी मशरूम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, उसको हम फंगीकोलस कहते हैं। अब आगे हमारे पास इसके अंदर दो चार चीजें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मशरूम्स आमतौर पे क्या करती हैं कि वो जब ग्रो करती हैं तो वो अपना माइसीलियम चारों साइडों पे अपने गिर्द घुमा के ना प्रोड्यूस करती हैं। उस माइसीलियम से जो है फिर दोबारा रिप्रोडक्टिव बॉडीज या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को जो है हम फेरी रिंग्स कहते हैं, ठीक है। मतलब उसी वो गोल दायरे के अंदर निकल आते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे वो मतलब कि कोई चीजें इकट्ठी होकर खड़ी हैं, तो उसको हम फेरी रिंग्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी मशरूम्स को जो गोल दायरे में निकल आती हैं। उसके अलावा ये होता है कि आमतौर पे इनके अंदर एक और फिनोमिनन भी है जिसको हम फॉक्स फायर कहते हैं। आमतौर पे बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, मतलब जिस तरह से हमें पता है बायोल्यूमिनेसेंस एक तरह का मेथड है जिसके अंदर वो ग्लो करते हैं जो स्पीशीज होते हैं जिनके अंदर ये फिनोमिनन होता है। तो अगेरिकल्स की स्पीशीज कुछ हैं वो इस तरह से, मतलब कि जब डार्कनेस होती है तो उसके अंदर अपनी एक तरह से उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके अंदर एग्जांपल्स में ओम्फालोटस दिया मैंने और आर्मिलारिया दिया है। और अगर आप जिन्होंने एफएससी अच्छी से पढ़ी हुई है उनको याद होगा कि आर्मिलारिया का नाम वहां पे एफएससी में आता है कि वो कहते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट हो सकता है ग्रोइंग स्पीशी हो, क्योंकि ये काफी हेक्टर्स तक ग्रो कर जाती है। वो एक पीले बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो ये आर्मिलारिया और ये ऑन्फोलोटस जो एगेरिकल्स की स्पीशीज हैं, ये एक तरह से बायोलुमिनेसेंस शो करती हैं, डार्कनेस में ग्लो करती हैं। उस ग्लोइंग प्रोसेस को जो है हम फॉक्स फायर कहते हैं। और बाकी जो है फिर मैंने एगेरिकल्स का जो है जिसको हम मशरूम आमतौर पे कहते हैं बिल्कुल छोटा सा लिख दिया है कि इनके अंदर पहली बटन स्टेज होती है जो इनकी मतलब फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके अंदर पहली बटन स्टेज होती है। उसके अंदर जो है वो एक स्वेलिंग बनती है सूडोपेरेन्काइमेटस सेल्स की या हाइफे की, सॉरी। इनकी एक तरह से स्वेलिंग बनती है, वो फिर बाद में बड़ी होकर जो डिवाइड हो जाती है स्टाइप्स के अंदर। स्टाइप जो उसकी वो मतलब स्टॉक को कहते हैं, वो डंडी सी जिसके ऊपर पाइलस होता है, पाइलस उसके वो कैप को कहते हैं। और उसके बाद वो उनके नीचे हमें पता है कि जो हमारे मशरूम होते हैं उनके नीचे की साइड पे जो गिल्स होती हैं, गिल्स के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि जो शुरू में जो है इस स्पोर्स को जो है प्रोटेक्ट करके खड़ी होती है, मतलब कवरिंग होती है, उसको हम वेलम कहते हैं, ठीक है, जो वेल से निकला वर्ड है। तो वेल जो है हमें पता है वो एक तरह की कवरिंग होती है, वेलम भी कवरिंग ही होती है जो कि हमारे पास इन गिल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। और जैसी वो जब ये स्पीशीज जो है मतलब ये जो मशरूम है मैच्योर होती हैं तो वो वेलम जो है बर्स्ट कर जाता है, मतलब वो रप्चर होता है, तो उसकी रप्चरिंग से जो है वो थोड़ा सा कुछ हद तक फिर भी जो है मतलब कुछ उसका पार्ट जो टाइप के साथ लगा रह जाता है। उस टाइप के साथ लगे हुए पार्ट को हम एनुलस कहते हैं। तो आप तस्वीर में देखें, अगर इसको जरा जूम किया जाए ना, तो ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास ये जिसको स्टाइप कह रहे हैं वो स्टॉक है। उसके बाद जो है हमारे पास एनुलस जो उसका रिमेनिंग पार्ट था वो उसको उसने यहाँ पे लिखा नहीं है। उसके बाद हमारे पास गिल्स जो है वो नीचे दिए हुए हैं। ऊपर जो कैप है उसको पाइलस कहते हैं, ठीक है। तो ये उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है मशरूम का। तो ये उसमें से अक्सर वो पूछ सकता है कि एनुलस किस चीज से बना हुआ है। एनुलस जो है वो वेलम का जो है रिमेनिंग पार्ट है। जब वेलम जो है वो रप्चर होता है तो पीछे जो कुछ उसका स्टाइप लगा रह जाता है तो उसको हम एनुलस कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं पाइलस क्या होता है, वो ऑब्वियसली मशरूम का हेड है। वो ये भी पूछ सकता है कि फेरी रिंग्स क्या होती हैं। वो फेरी रिंग्स मशरूम जब ये आप साइड में देखें ना, अगर पिक्चर्स को हम साइड पे किया जाए, तो अगर पीछे साइड पे करेंगे आप, ये फेरी रिंग्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक तरह से पूरे सर्कल के अंदर ये सारी मशरूम उगी हुई हैं, ठीक है। इस तरह की जो सर्कुलर इनकी ग्रोथ है, एक सर्कल के अंदर उगना, ये फेरी रिंग्स कहलाता है। और नीचे अगर आप देखें गैरीगेल्स की एक स्पीशी है मशरूम की, वो थोड़ी सी चमकदार बनी हुई है, ठीक है, वो मतलब मशरूम टाइप है। और वो उसके अंदर लाइट जो है वो उसका एक फिनोमेनन है जो ऑब्जर्वेबल है डार्कनेस के अंदर, वो बायोल्यूमिनेसेंस में आ जाता है। तो हमारे पास बस इसके अंदर एंड ही है अब, ये टाइम भी एंड ही है हमारे पास, बल्कि आज 6 मिनट ऊपर कर दिया। तो एक हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो एंड में हमारे पास इसको बेसिडियम एसिड्स का एंड करना चाह रहे हैं, पॉलीपुरेल्स हैं। इसको हम आमतौर पे ब्रैकेट फंगाई कह देते हैं। आपने अगर एफएससी में पढ़ा हो, एफएससी में अंदर वो कहते हैं कि आमतौर पे 80 to 90% वुड का लॉस हो जाता है जी, वो ब्रैकेट फंगाई करता है। तो वो ब्रैकेट फंगाई बिलोंग टू दिस दिस क्लास पॉलीपुरेल्स, ठीक है। ये हाइमेनोमाइसिटीज की है, हाइमेनोमाइसिटीज वही जो मशरूम वाले हैं। तो आपने भी देखा होगा पिक्चर, आपको याद हो अगर आपके जहन में, कि वो एक तरह का ट्री बना हुआ है, उसके ऊपर साइड से जो ऐसी काफी सारी मशरूम बन के निकली हुई है उस ट्री के अंदर से, उसकी बार के साथ अटैच्ड है। तो वो सारी की सारी पॉलीपुरेल्स में आती हैं, ब्रैकेट फंगाई हम आमतौर पे इनको कह देते हैं, ठीक है। और इनकी जो है वो एक चीज और भी है जो इनका बेसिडोकार्प है, जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी है, एक तो हार्ड है, टफ है, लेदरी और यूजुअली ब्रैकेट शेप्ड है। इसी वजह से इनको हम ब्रैकेट फंगाई कहते हैं, ठीक है। पॉलीपुरेल्स को ब्रैकेट फंगाई इस वजह से कहते हैं जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी है वो ब्रैकेट शेप्ड है।
तो वो ब्रैकेट शेप वैसे आप तस्वीर में देखें आपको समझ आ जाएगी, जो आपकी एफएससी की बुक है उसमें वैसे देखें वो इस तरह से दिया हुआ जैसे ब्रैकेट्स होती हैं। उसके अलावा इसी पॉलीपेयर्स के अंदर हमारे पास हाइफे की भी 3 टाइप्स हैं। एक जनरेटिव हाइफे है। जनरेटिव हाइफे हमेशा थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्लैम्प कनेक्शन होता है। फिर स्केलेटल हाइफे हैं, ये स्केलेटन से ही निकला हुआ है क्योंकि हमेशा स्केलेटन हमेशा थिक होता है, तो ये भी थिक वॉल्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। और एंड में बाइंडिंग हाइफे होते हैं। जो बाइंडिंग हाइफे होते हैं वो हमेशा थिक वॉल्ड होते हैं लेकिन वो ब्रांच्ड होते हैं, मतलब उनकी ब्रांचेस बनी होती हैं एक दूसरे के साथ, वो लिंक्ड होते हैं। जो हमारे पास स्केलेटल था वो ब्रांच नहीं था, वो अनब्रांच्ड था। फिर इसी के ऊपर, इसी हाइफे के ऊपर, इसी माइसीलियम के ऊपर इसकी डिवीजन है फंगल की पूरी, मतलब कि एक तरह की डिवीजन इस तरह से है कि जो हाइफे जिसके पास एक टाइप का हाइफे है उसको हम कहते हैं मोनोमिटिक फंगाई है। जिसके पास 2 टाइप के हाइफे हैं, मतलब हम सपोज करते हैं कि जनरेटिव और स्केलेटल हाइफे है, वो डायमिटिक है। और जिसके पास तीनों के तीनों हाइफे हैं, मतलब जनरेटिव भी है, स्केलेटल भी है, बाइंडिंग भी है, तो इस तरह की फंगाई को हम ट्राइमेटिक कहते हैं। नीचे वैसे मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया लाइकोपेड्रॉन का। ये गैस्ट्रोमाइस्टीज की मतलब क्लास में से है, एक स्पीशी है जिसको हम आमतौर पर जिसका कॉमन नेम पफ बॉल्स है। तो ये सिर्फ इस तरह से लिखता हूँ कि शायद हो सकता है कभी आपसे पेपर में एमसीक्यू के तौर पे आ जाए, तो अगर आपकी नजर से गुजरा हुआ होगा तो उम्मीद है कि गारंटी नहीं तो उम्मीद तो है कम से कम कि शायद ठीक आप कर लेंगे। पफ बॉल जो है वो इनको लाइकोपेड्रॉन को कहते हैं। एंड में हमारे पास डिट्रियोमाइसिटीज है, इसको मैंने सबसे छोटा ही लिखा क्योंकि ये डिट्रियोमाइसिटीज के अंदर बहुत कम चीजें ही हैं पढ़ने वाली। आमतौर पे ये है कि इसके अंदर एसेक्सुअल जो स्टेज है वो मिसिंग होती है, इसी वजह से जो हम आमतौर पे इनको फंगाई इम्परफेक्टिया या इम्परफेक्ट फंजाई कह देते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर जो है परफेक्ट स्टेज स्पोर वो मिसिंग है। हम ऊपर से शुरू से डिस्कस करते आते हैं कि परफेक्ट स्टेज स्पोर कौन से हैं इनके, उसके एस्कोमाइसिटीज के एस्कोस्पोर्स थे, बेसिडियो के बेसिडियोस्पोर्स थे, इनके अंदर कोई है ही नहीं, इस वजह से इम्परफेक्ट फंजाई है। उसके अंदर बाकी जो है एसेक्सुअल स्टेजेस हैं इसकी, जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, उसके अंदर हम एक तो हमारे पास पैरासेक्सुअलिटी भी है जो इसका खास फीचर है, जो मैंने सबसे शुरू में ही आपको बता दिया कि पैरासेक्सुअलिटी में ये होता है कि फंगाई के क्रोमोसोम्स के कुछ पोर्शन जो एक्सचेंज किए जाते हैं, लेकिन सारा जेनेटिक मटेरियल मतलब हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में मिक्स करके डिप्लॉइड स्टेज नहीं कंसिडर की जाती। इस तरह की जो है वो फिनोमेनन को हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। और लेकिन ये है कि आमतौर पे ये है कि इसको क्योंकि इनकी क्लोज सिमिलैरिटी है, जो इनके कोनिडिया वगैरह हैं, कोनिडिया इनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, तो वो इस तरह के जिस तरह से एस्कोमासिटीज के अंदर होते हैं, तो आमतौर पे साइंटिस्ट या जो जो इनके माइकोलॉजिस्ट हैं, सॉरी, वो ये कोशिश करते हैं कि इनको हम उठा के एस्कोमासिटीज के साथ जो है इनको हम फिक्स कर दें, कि उनको इस डेट्रियोमासिटीज को हम कैंसिल कर दें बस, इस पूरे ग्रुप को। लेकिन फिर भी क्योंकि इनके फीचर थोड़े डिफरेंट है तो हम वहां पे नहीं रखते। एग्जाम्पल में इसकी अल्टरनारिया है, अल्टरनारिया सोलानाए है, ये अली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करती है। इसको आप उसके साथ मिक्स ना कीजिएगा जो हमारे पास फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस था जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता था। और बाकी एंड में हमारे पास कोलिट्राइकम है, कोलियोट्राइकम फेल्केटम, ये कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो इसके अंदर मैंने कोशिश ये की है कि आपको जितनी भी डिजीजेज हैं, जितने भी स्पीशीज जो उसके कॉजेटिव एजेंट हैं उनके नाम भी दे दें, उनके साथ उनकी डिजीज भी दे दें, और जो मेन पॉइंट्स है वो भी बता दी जाए कि पैरासेक्सुअलिटी जो है ऊपर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया कि पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है। उसके अलावा जो है इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं वो भी आपको बता दिया कि ये इनके अंदर क्योंकि सेक्सुअल स्पोर्स ही नहीं है, जो कि एक तरह की जिसको हम परफेक्ट स्टेट स्पोर कहते होते हैं, इस वजह से इम्परफेक्ट आई। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया बायोल्यूमिनेसेंस से जो है फॉक्स फायर क्या होती है, फेरी रिंग्स क्या होते हैं, स्टाइप्स क्या होते हैं, एनुलस क्या होता है, पाइलस क्या होता है। उसके अलावा बटन स्टेज क्या होती है, कॉर्पोफाइलस फंगी कौन सी है, लिग्निकोलस फंगाई कौन सी है, फॉलिकोलस फंगी कौन सी है, फंगीकोलस फंगी कौन सी है। उसके अलावा यूसिलागा न्यूटा है, ये आप दोनों को इफेक्ट करता है। उसके अलावा ट्रिटिसाई है, ऑर्डे है, वो आपको पता है बार्ले और बीट को कॉज करता है। स्मट, उसके स्मट हम जैसे कहते हैं कि ब्लैक कलर होता है, रस्ट का रेड कलर होता है। माइक्रोसाइक्लिक, मैक्रोसाइक्लिक, डेमीसाइक्लिक, ये आपको बता दिए 2 स्पोर्स हैं, तो माइक्रोसाइक्लिक 5 स्पोर्स हैं मैक्रो। और अगर एक स्पोर मिसिंग है जो कि रेडियो स्पोर होता है, और यही वो कलर देता है जो रेस्ट को कलर देता है, तो उसको हम डेमीसाइक्लिक कहते हैं। और टॉक्सिना ग्रामिनस कॉज करता है डिजीज उसकी वीट की, इसके 2 होस्ट हैं, हेटेरोइशियस है, मैक्रोसाइक्लिक फंगस है, बारबेरी इसका जो है दूसरा इसका वो होस्ट है। और बाकी जो है हमारे पास इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आप अपने सारी चीज़ों को एक दफ़ा वैसे गो थ्रू करें, उसके बाद अपनी जो आपके पास जब ये तैयार कर सकते हैं आप जितना इसमें से इसको देख लें, उसके बाद आप अगर आपको टाइम मिलता है तो ऑब्वियसली टाइम सबके पास इतना तो होता है कि हम 3 एक 4 घंटे तो निकाल लें। तो फंगाई को और एल्गी को ऑब्वियसली जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल होता है।
जिसने फंगाई को और एल्गी को, जिसके नोट्स नहीं बने हुए, जिसने पिछली बार ये पेपर नहीं दिया, जिसने अब जो पहली बार ये पेपर हो रहा है, उसको मुश्किल तो होगी। तो कोशिश ये करे कि इसको भी एक दफा गो थ्रू करे, उसके बाद अपनी सब्जेक्टिव तैयारी भी जो है उसको साथ साथ लेके चले। तो अगर जो ऑब्वियसली आप जब शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं तो आपको लाजमी है कि आप अपनी तैयारी जो है वो एक्सपेंड करें, अपने नॉलेज को जो है वो इस तरह से, मतलब जो आपका कम्युनिकेशन का जो लेवल होगा, ऑब्वियसली आपने उसको फिर एक पॉइंट के अंदर जो है अपने सेंटेंस को नहीं रोकना, आंसर को। तो जितना उसको जो है आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को जितना अच्छा आर्टिकुलेट कर सकते हैं, तो उतना यूज कीजिएगा। तो इससे ये होगा कि अच्छा इंप्रेशन रहेगा। ऑब्वियसली वो वही लोग उनके जहन में बैठते हैं जिन्होंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किया होता है। तो इसके अंदर आप देख लीजिएगा, मैंने आपको तकरीबन सारा डाटा देने की कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें मिस हो जाती हैं। और अच्छी बात है अगर आप अपनी जो है तैयारी जो है वो किताबों से भी करें और यहाँ से भी करें तो वो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर आपका इसमें से कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। अमजद साहब ने वाइंड अप कर दिया है, तो काफ़ी मेहनत करके 19 स्लाइडों में तकरीबन सारे मेन पॉइंट संजय की तमाम डिवीजन के आ चुके हैं। तो इस वक्त जो मेंबर मौजूद हैं, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ये अक्सर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन का लिखा होता है, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा कि पॉजिटिव स्ट्रेन कौन सा है, नेगेटिव स्ट्रेन कौन सा है? इसके बारे में बता दीजिए। पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन, आप इसके अंदर बात करें कि मतलब कि फंगाई के जो स्पोर्स हैं उसके अंदर बात करें? हाँ जी। हाँ जी सर। उसके अंदर ये है कि ये एक तरह से ना हमारे पास आप कहें कि जो जो रिप्रोडक्शन है ना, उसके अंदर हमने माइसीलियम को हमने सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे ख्याल से ना उसको हमने क्लासिफाई कर दिया गया कि इसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं कि ये एक साइड से हाइफे आ रहा है, दूसरी साइड से जो हाइफे आ रहा है उसको हम नेगेटिव स्ट्रेन का कह रहे हैं। मतलब कि हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ हाइफे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में इतना मेरे ख्याल से कोई खास डिफरेंस नहीं होता, फिजियोकेमिकल कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसको बस सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ हाइफे हैं, तो हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन कह देते हैं। सर मैं लेकिन अगर किसी और को ऐड इसके कर बारे में बहुत ज्यादा बेहतर पता हो तो जी मैं सर कोशिश इसमें ऐड कर देता हूँ। असल में ना जैसे हम रिसिपिएंट और डोनर की बात करते हैं बैक्टीरिया के केस में भी, तो जैसे हम F प्लस प्लाज्मिड और नेगेटिव कह रहे थे, तो इसमें क्योंकि कैरियोगेमी का प्रोसेस होता है ना, तो उसमें जो सेल न्यूक्लियस दे रहा होता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो रिसीव कर रहा था या रेसिपिएंट होता है उसे नेगेटिव कहा जाता है। तो इस बेस पर हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कह रहे होते हैं। जैसे डोनर और रेसिपिएंट वाली बात है, तो डोनर पॉजिटिव हो गया, रेसिपिएंट नेगेटिव। इसमें हर एक की अपनी राय है। इसका मैं नोट्स आपको जो है ना सेंड कर दूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पे। अब दो लोग बोल रहे हैं तो मैं इस पे ना नोट्स आपको सेंड कर दूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव पे। सर स्पिटिंग फंगस के बारे में थोड़ा बता दें, ये लास्ट टाइम भी आई थिंक क्वेश्चन आया था, स्पिटिंग फंगस कौन सी होती है? स्पिटिंग फंगस? जी जी, स्पिटिंग फंगस। हाँ, ये जाइगोमाइसीट्स में है अमजद भाई, जो हाँ नहीं, ये स्पोर्स उसका मैंने जो सुना है इसके अंदर ये उनके जो स्पोर्स होते हैं जाइगोमास्टिड्स के अंदर और एस्कोमास्टिड्स के अंदर होते हैं आमतौर पे ना। वो एक तरह से जिस तरह से वाटर प्रोपल्शन के थ्रू कोई चीज को आप एक्सपेल करते हैं ना, अ, मतलब कि स्पोर्स हैं वो एक तरह से बिल्कुल उसको प्रेशर के साथ इजेक्ट किया जाता है वाटर का, मतलब कि यूज करके जो है हम स्पोर्स को पुश करते हैं उसको मतलब डिस्पर्स करने में। तो इस तरह की फंगाई जो वाटर को सोर्स को यूज करती हैं और उसके अपने स्पोर्स को डिस्पर्स करती हैं, ये खासतौर पे एस्कोमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा में ज्यादा होता है। तो उसको हम कहते हैं कि स्पिटिंग फंगस है। असल में ना प्रेशर से के उसमें से स्पोर्स हैं वो रिलीज होते हैं। स्पिटिंग स्पिट से है, मतलब जैसे थूकना जिस तरह से है, तो वो स्पोर्स उसमें से रिलीज जो हैं वो हो रहे होते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? वैसे
एग्जांपल में या बुक में मैं देख रहा हूँ इधर एक पिलोबोलस क्लाइनी के नाम से एक फंगस दिया हुआ है। इसको ये जो स्पिटिंग फंगस में दिया हुआ है इसका नाम। सर ये कौन से ग्रुप में है, ये ज़ाइगोमास्टीज में है या एस्को में? पिलोबोलस पिलोबोलस आमतौर पे ये आते हैं उसके अंदर एस्कोमास्टिडीज में आ जाते हैं। वैसे तो सॉरी एस्कोमास्टिडीज, हाँ इसको एस्कोमास्टिडीज आप कह लें क्योंकि ये म्यूकोरेल्स का है, तो म्यूकस ये जितने भी हैं ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं। सॉरी म्यूकर अस्सलाम मैं वालेकुम गलत कर सर। गया। नहीं एक सेकंड रुके, म्यूकर ज़ाइगोमास्टिडीज का है, ज़ाइगोमाइकोटा में आता है। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। सर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रही हूँ कि जो हमने ये फ्रूटिंग बॉडीज पढ़ी हैं उसमें बिल्कुल सुडोथीशियम को एस्कोस्ट्रोमा भी कहते हैं। सुडोथीशियम को और सर ये इसका थोड़ा सा ना इसको इलेबोरेट कर दें क्योंकि हमने जो पढ़ा था ना वो इस तरह से पढ़ा था कि जो इसका ऑस्टियोल होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन हो जाती है हाइफी की, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोल क्लोज हो जाता है। नहीं उसके अंदर ये है कि जो सुडोथीशियम है जो हमने हमारे पास बुक है उसके अंदर हमने हमेशा ये पढ़ा कि जो पेरिथीशियम है उसके अंदर ये होता है कि उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, एक लेयर्स होती है सेल की, वो हमेशा यूनिटूनिकेट होती है, मतलब कि एक लेयर होती है सेल की जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, मतलब उसके इंटरनल जो स्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स हैं या जो भी हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर हमेशा एक लेयर होती है। और इस तरह के जो है हम मतलब कि जो फंगाई की जो फ्रूटिंग बॉडी उसको हम पेरिथीशियम कहते हैं। और अगर उसकी लेयर डबल है, मतलब कि बाहर वाली साइड पे दो लेयर्स हैं, तो हम उसको उसको तब हम सूडोथीशियम कह देते हैं कि इसकी डबल लेयर्स इसको जो प्रोटेक्ट कर रही हैं सूडोथीशियम है। बाकी उसका जी स्ट्रक्चर सर। ऑलमोस्ट सेम होता है। जी सर ठीक है, लेकिन एस्कोस्ट्रोमा जो है वो यहाँ पे ना मतलब कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि ये स्ट्रोमा में प्रोड्यूस्ड होते हैं और फिर ये अकोमोडेट करती हैं साई या एस्कोस्पोर्स को। हाँ बिल्कुल ऐसी है, वो बात आपकी भी ठीक है। क्योंकि ये डिफर करते हैं पेरिथीशियम से, जो कि स्ट्रोमा के अंदर बनते हैं या उसके पेरिथिकल वॉल के अंदर बनते हैं। इसके अंदर जो है लेकिन ये है कि जो एस्कोस्ट्रोमा होता है उसके अंदर जो वॉल लेयर होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस फिर भी है। जो मेजर उसका जो आपका डिफरेंस रहेगा ना हमेशा सूडोथीशियम का, वो ये होगा कि उसकी जो आउटर कवरिंग है हमेशा यूनिट वो सॉरी बायोट्यूनिकेट होगी। तो और जो दूसरा हमारे पास ये है क्या कहते हैं जिसके आप एस्कोस्ट्रोमा की बात करें, तो ये एक तरह का मतलब कि ये एसआई के अंदर बनने वाला एक छोटा सा लॉक्यूल है, एक मतलब कि एक तरह की छोटी सी स्वेलिंग है, ठीक है। ये थोड़ी डिफरेंट चीज होती है, उससे उससे थोड़ा सा इसका लेना देना मुख्तलिफ है एस्कोस्ट्रोमा का। ये उसकी फुटिंग बॉडी में नहीं आएगा। छोटी सी कैविटी कह लें या नीचे करके जो स्वेलिंग सी कह लें, कैविटी कह लें बल्कि स्वेलिंग को कहें, तो ये जी जो है सर उसके ठीक अंदर है। उसमें एस्कोस्ट्रोमा में आ जाता है। जी सर ठीक है, थैंक यू। इसको वैसे ये है कि इसकी तस्वीरें अगर साथ में घर से लगाई जानी चाहिए थी एस्कोस्ट्रोमा की, या जो भी वो ज़्यादा बेहतर होता है किसी को अंडरस्टैंड करने में। तो अभी तो अवेलेबल नहीं है। किसी और और का कोई कोई क्वेश्चन? शेयर करना चाहे या क्वेश्चन हो किसी का? तो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अमजद साहब ठीक है। आपका आप बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इनको यही कह रहा था कि अपने जो एमसीक्यूज है ना उनको जितना अच्छा प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि पिछली बार ही पता है उन्होंने एक सवाल बीच में से उठाया था फंगाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडी वाला। तो वो फ्रूटिंग बॉडी इतना मतलब कि आसान भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, लेकिन ये कि नीचे से उन्होंने उठाया था सवाल जिसको उन्होंने पूछा था कि इसकी कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है। तो उसमें ये कि आप डिटेल भी देखें, आप ऊपर ऊपर भी देखें, सुपरफिशियल नॉलेज भी रखें, बस चीज़ों को जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसको कभी याद ना करें फिलहाल। जब जैसे ही आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं फौरन से अपनी जो तैयारी ऑब्जेक्टिव थी उसको सब्जेक्टिव पे कन्वर्ट कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस ये। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी, क्लास का इख्तिताम करते हैं। तो आप आफाक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, थैंक यू, बस वही थैंक अल्लाह हाफिज़। ठीक है दोस्तों जी। का माशाल्लाह बहुत बड़ी बेहतरीन एफर्ट थे।
ठीक है जी, अल्लाह आप सबका हाफिज। बहुत शुक्रिया आज की सर क्लास बहुत के शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके साथ का सर। लिए। अल्लाह हाफिज़।